चैप्टर 138। दो तो यू हैव थे गीत तो किल में, तुम में मुझे मारने की हिम्मत है। बाहरी संप्रदाय आउटर सेक्ट में एक भव्य आयोजन हो रहा था। सभी संत उपस्थित थे, संत बादलों की तरह और प्रतिभाएं बारिश की तरह। शिष्यों की संख्या के लिहाज से दाऊजी पैलेस के लोग अन्य दाऊ पैलेसों से दसियों गुना अधिक थे। बाहरी संप्रदाय की महाप्रतियोगिता, जो मूल रूप से महीने में एक बार होती थी, आमतौर पर कुछ खास नहीं होती थी। इसमें केवल बाहरी शिष्यों का मध्य संप्रदाय में प्रवेश होता था, लेकिन आज हर जगह प्रतिभाशाली लोग दिखाई दे रहे थे। एक नज़र में छिपे हुए ड्रैगन, दूसरी नज़र में और भी असाधारण लोग। ऊपर देखने पर एक बाहरी संप्रदाय का बुजुर्ग एक शिष्य से मोलभाव कर रहा था, चिल्लाते हुए कह रहा था कि कल जो 10 स्पिरिट स्टोन थे, आज 100 हो गए हैं। शिष्य ने पूरे तर्क के साथ कहा कि अगर नहीं खरीदना तो कहीं और जाए। बुजुर्ग ने दांत पीसते हुए 100 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाल दिए। पीछे मुड़कर देखने पर कई धूसर वस्त्रों वाले बुजुर्ग, जिनकी आभा गहरी थी, हंसते हंसते बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि वे भी युवाओं की इस हलचल में शामिल होने आए हैं। कई बाहरी शिष्य हक्का बक्का रह गए। 12 आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग भी आ चुके थे। इससे सभी और भी उत्सुक हो गए, ये देखने के लिए कि क्या पैलेस लौट आएंगे। लेकिन वे दिखाई नहीं दिए और लोगों को ये स्वाभाविक लगा, आखिर पैलेस लॉर्ड रोज अनगिनत कामों में व्यस्त रहते हैं, वे यहाँ ये तमाशा देखने कैसे आएंगे। एक व्यक्ति कांपता हुआ रैंकिंग सूची के सामने खड़ा था, उसके होंठ कांप रहे थे। उसके पीछे 2 बाहरी संप्रदाय के प्रबंधक स्टुअर्ड खड़े थे। ग्रैंड एल्डर ने कहा है, अगर तुम ऊपर नहीं गए तो वे तुम्हें मार देंगे। बस 8वें छिपे ड्रैगन से लड़ना है, इतना घबराने की क्या जरूरत है। शिष्य ने सख्त चेहरे के साथ मुड़कर खुद की ओर इशारा किया। मैं 2 रियल्म 8वें छिपे ड्रैगन से। दोनों स्टुअर्ड मुस्कराए और उसके कंधे थपथपाए। तुम्हारे नाम में 4 है, मतलब मरना तय है। बाद में जब आत्मसमर्पण चिल्लाओ तो जरा जल्दी चिल्लाना। लेकिन ग्रैंड एल्डर ने कहा है, अगर 3 मुकाबले पूरे किए बिना भागे तो वे मुझे मार देंगे। जल्दी करो, अपना पहचान पत्र लो और मंच पर जाने की तैयारी करो, टालमटोल मत करो। जल्दी करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पास ही खड़े कई बाहरी शिष्य आह भरने लगे। हाय, सच में फंसा दिया गया। विभिन्न संप्रदायों के कई बुजुर्ग भी जिज्ञासा में बाहर आए थे। सभी अपने अपने संप्रदायों में शीर्ष हस्तियां थीं, या तो ऐसे अद्वितीय शक्तिशाली लोग जिन्होंने बुजुर्ग का पद नहीं लिया था और खाली समय में तमाशा देखने आए थे, या फिर किसी और कारण से। यहाँ तक कि सफ़ेद वस्त्रों में 2 आकृतियों का प्रकट होना भी ज्यादा हलचल नहीं मचा पाया। बहुत कम लोगों ने उन्हें देखा। गुरु और शिष्य दोनों सफ़ेद वस्त्रों में थे। चू निंग ने पैलेस में प्रवेश करते समय सफ़ेद वस्त्र पहने थे, लेकिन सु वानछिन के सफ़ेद वस्त्रों में उससे भी अधिक अमर सी आभा थी। एक पल में अनगिनत लोगों का ध्यान खींच गया। ओह, ये छोटी लड़की काफी सुंदर है। तू मरना चाहता है क्या? वो एल्डर सु हैं, आंतरिक संप्रदाय की बुजुर्ग। अरे बाप रे, उन्होंने सुना तो नहीं। रहने दो, मैं घुटने टेककर माथा टेक लेता हूँ। भाइयों, साथ में घुटने टेकते हैं। वे देखें या न देखें, वो उनका मामला है, घुटने टेकना हमारा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ये गुरु शिष्य है न, लेकिन देखने में तो दाऊ साथी जैसे लगते हैं। ज्यादातर अमर स्त्रियां जवानी संभाल कर रखती हैं, लेकिन चू निंग को देखो, उसमें अभी भी थोड़ी कच्ची उम्र झलकती है। माँ बेटे ज्यादा लगते हैं। सुना है वे आधे माँ बेटे जैसे हैं। उस दिन चू निंग ने एक छिपे ड्रैगन को मार दिया था, क्योंकि उसने उसके गुरु का अपमान किया था। हाँ, उसने उसे बचपन से पाला। एल्डर सु ने अपनी सारी साधना खोने के बाद भी उसे कभी नहीं छोड़ा। हमारा संप्रदाय उसे इतना महत्व क्यों देता है, यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर भी आए। यही वजह है, चू निंग की धार्मिकता। तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। सच कहूँ तो मैं होता तो कब का भाग गया होता। इसलिए तुम किसी काम के नहीं हो। जिस दिन सुना कि उसने एक छिपे ड्रैगन को मारा, उसी दिन से मैं उसका प्रशंसक हूँ। प्रशंसा? एक चौथे रियल्म का किस बात की प्रशंसा करेगा? उस दिन वह छिपा ड्रैगन इसलिए मरा
क्योंकि उसे प्रतिक्रिया का मौका नहीं मिला। अगर मंच पर सही लड़ाई होती तो कौन किसे हराता? अरे तू कौन होता है ऐसी बकवास करने वाला? इतनी काबिलियत है तो खुद जा मंच पर। वो आदमी ठहाका लगाकर बोला, मैं शू नियान हूँ, होंग चेंग का शिष्य, और मेरी पहली लड़ाई चू निंग से है। सब चिल्ला उठे, तो आप सीनियर ब्रदर शू हैं? हम अंधे थे। सीनियर ब्रदर शू, शुभकामनाएं। ये देखूंगा चू निंग किस मिट्टी का बना है। रुको, किसने? अंधे कहा। कमीने, अगर हिम्मत है तो वापस आ। धत, लोग बहुत हैं, पकड़ नहीं पा रहा। पूरा माहौल अराजक था, भीड़ भी अराजक, सब सीटों के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। एक सुंदर युवक था जिसकी गोद में 2 कनिष्ठ बहनें बैठी थीं। तीनों एक ही सीट पर ठूसे हुए हंसते हंसते देख रहे थे। बाकी लोग ईर्ष्या से देख रहे थे। किसी ने पहले ही सीट पकड़ ली थी और एक सीनियर सिस्टर को अपनी गोद में बैठने का इशारा किया। बस 2 बार कमर हिलानी थी और फिर उसे मैदान से लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। इसी तरह बुजुर्ग और शिष्य साथ बैठे थे। कुछ तो जिज्ञासा में शिष्यों से खाना छीनकर देख रहे थे कि वे क्या खा रहे हैं। शराब, मूंगफली, नाश्ता की और रक्त की औषधियाँ सस्ते में बिक रही हैं। भाई, ये लो ग्रेड की पोषण गोली डेनपीक से 10 गुना महंगी क्यों है? तेरा दिल कितना काला है? खरीदना है तो खरीद, नहीं तो मत खरीद। क्या मैं तुझसे भीख मांग रहा हूँ? कमीने, तेरा ठेला पलट दूंगा। मुनाफाखोर, वह मार रहा है। एक आंतरिक शिष्य ताकत का दुरुपयोग कर रहा है, साथी शिष्य को पीट रहा है और मेरा ठेला तोड़ रहा है। वो, मैं ग्रैंड एल्डर से शिकायत करूंगा। मैं मुआवजा दूंगा, बस मत जा। क्या? 20 गुना कीमत? कमीने, जा। ग्रैंड एल्डर ही फैसला करें। चू निंग और सू वानछिंग उस ठेले के पास से गुजरे, दोनों चुप रहे। सू वानछिंग साफ तौर पर अभ्यस्त हो चुकी थी, लेकिन चू निंग खुद को रोक नहीं पाया। ये लोग सच में बहुत साहसी हैं। संप्रदाय की परंपराएं ऐसी ही हैं, खरीदना है तो खरीदो। लेकिन लड़ाई शुरू होने के बाद ये चीजें सच में जरूरी होती हैं। क्या यह मुनाफाखोरी नहीं? दाव पैलेस परवाह नहीं करता। स्वेच्छा है, कौन परवाह करेगा? यहाँ तो फिर भी ठीक है। बाहर लुआंतियन डोमेन में और भी अराजकता है, सड़कों पर अचानक हत्या आम बात है। कम से कम दाव पैलेस में रोकने वाले लोग तो हैं। चू निंग समझ गया और यूं ही 2 थैले मूंगफली के उठा लिए। उसने पैसे नहीं दिए, एक थैला हर एक के लिए। 1 लो ग्रेव स्पिरिट स्टोन में मूंगफली का थैला। पागल है या मैं? वह भुगतान करने वाला नहीं था। जो चीज अपने कौशल से चुरा ली, उसके पैसे क्यों दें? सू वानछिंग ने लेते समय हिचकिचाया, लेकिन फिर भी चारों ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चुपके से कुछ करने का एहसास थोड़ा रोमांचक था, लेकिन उन्हें लगा कि उनका रिश्ता ही और ज्यादा रोमांचक है। यह क्या कहलाता है? खैर, वो मूंगफली वैसे भी नहीं बिकती, तो वे बस खपत में मदद कर रहे थे। लेकिन ढूंढने पर पता चला कि सारी सीटें भर चुकी थीं। इस पर चू निंग ने एक बाहरी शिष्य से पूछा, यहाँ कोई सीट नहीं बची? हैं, साथी दाओइस्ट हैं। मैं यहाँ 9 सीटें दिला सकता हूँ, बस कीमत थोड़ी ज्यादा है। चू निंग चुप हो गया। वह मजाक नहीं कर रहा था, वह सच में सोच रहा था कि क्या यहाँ सीटें बिकती भी हैं। शिष्य ने धर्मपूर्वक कहा, ग्रैंड एल्डर को भी खरीदनी पड़ती हैं। हाँ, उन्हें बस छूट मिलती है। आपको क्यों नहीं खरीदनी चाहिए? चू निंग के होंठ फड़क गए। मैं प्रतियोगी हूँ, मैं क्यों खरीदूं? अरे, तुम्हारे पीछे जो मेंग शुआन है, वह भी प्रतियोगी है, संप्रदाय की सबसे बड़ी व्यवस्था वाला। उससे पूछो, क्या उसे खरीदनी पड़ती हैं? चू निंग को हाथ उठाने का मन हुआ। आखिर मैं भी तो आंतरिक शिष्य हूँ। और तभी मेंग शुआन पीछे आ पहुंचा। वह भी एक दलाल से सीट खरीदने की सोच रहा था। उसे अफसोस हुआ कि उसने कल नहीं खरीदी। किसे पता था कि यहाँ लगभग 10,000 लोग जुट जाएंगे। लेकिन जब उसने चू निंग को खरीदने की बात करते देखा, तो संप्रदाय के दाव चाइल्ड का घमंड जाग उठा। मेंग शुआन हल्की हंसी के साथ आगे बढ़ा। हे जूनियर ब्रदर, मैं मेंग शुआन हूँ, पैलेस लॉर्ड का दत्तक पुत्र।
बाहरी शिष्य ने हम किया, सीनियर ब्रदर मेंग, आप कहाँ बैठना चाहते हैं? चुनिंग और सु वानछिंग उलझन में उसे देखने लगे, इसे भी खरीदनी पड़ती है। ऐसे घूरा जाने पर मेंग शुआनछुआन की मुस्कान जम गई। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं पैलेस लॉर्ड का दत्तक पुत्र हूँ, फिर भी चेहरा नहीं दिया। आगे की पंक्ति की सीटें कोई बची हैं? शिष्य ने नजर डाली। हाँ, अब वे 120 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन में बिक रही हैं। बस 4 बची हैं। सीनियर ब्रदर मेंग, कितनी चाहिए? अगर 3 लें तो छूट दे दूं 350 में। मेंग शुआनछुआन के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन इस पल उसे अपनी इज्जत सीट से बदलनी ही थी। क्या पैलेस लॉर्ड के दत्तक पुत्र की पहचान काफी नहीं? तो 4 लेता हूँ। वाह, सीनियर ब्रदर मेंग कितने उदार हैं। स्पिरिट स्टोन यहाँ। मेंग शुआनछुआन मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, बस एक अर्थपूर्ण नजर दी। क्या यही मांगना जरूरी है? मेरी इज्जत नहीं देखते तो कम से कम पैलेस लॉर्ड की तो देखते। किसी का भी चेहरा नहीं देखते तो बाद में मांग लेते। क्या नहीं दिख रहा कि ये दोनों मुझे घूर रहे हैं? जरा भी समझ नहीं। सीनियर ब्रदर मेंग, खरीद रहे हैं या नहीं? पीछे लोग कतार में हैं, सिर्फ 4 बची हैं। आपको आवाज में संदेश भेजने की जरूरत नहीं और अर्थपूर्ण नजरें भी नहीं। आपकी हैसियत में आप इस रकम के मोहताज नहीं। आप कहते हैं बाद में देंगे, मुझे पता है आप चेहरा बचा रहे हैं, लेकिन डर है कि बाद में आप मुझे पूछेंगे भी नहीं। ऊपर वालों के पास भी मैं नहीं जा सकता। यहाँ नकद में ही सौदा होता है, हम मेहनत की कमाई करते हैं, हमारे भाई एक दिन रात से बैठे हैं। मेंग शुआनछुआन का चेहरा काला पड़ गया। सु वानछिंग हल्के से मुस्कराई। मेंग शुआनछुआन, लगता है तुम्हारा चेहरा काफी नहीं है। चुनिंग बिना बोले मुस्कुराया। जब पैलेस लॉर्ड के दत्तक पुत्र को भी खरीदना पड़ रहा है तो उन्हें क्या झिझक? मेंग शुआनछुआन का चेहरा स्याह था, वह शिष्य को घूरने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? ओह, मेरा नाम झाओ सी है। अगर सीनियर ब्रदर मेंग मुझसे लड़ना चाहते हैं तो बाद में मंच पर मिल लेते हैं, देखते हैं काय कौन है। ठीक। अच्छा झाओ सी, मैं तुम्हें आत्मसमर्पण का मौका देने वाला था, लेकिन जब तुमने ऐसा कहा है तो मेरी निर्दयता के लिए मुझे दोष मत देना। अगर हिम्मत है तो मंच पर मुझे मारो, जैसा तुम चाहो, कहकर वह मुड़ गया और चला गया। शिष्य हंस पड़ा। तो अब दोनों खरीद रहे हैं या नहीं? चुनिंग को जिज्ञासा हुई, क्या तुम सच में वही झाओ सी हो जिसकी व्यवस्था हुई थी? मैं उसे बेवकूफ बना रहा था। सीनियर ब्रदर मेंग जैसे लोग हमें बाहरी शिष्यों को देखते ही नहीं। असल में मेरा नाम झांग सान है। चुनिंग को गहरा शक हुआ कि यह झांग सान की पहचान भी नकली है। शायद उसका चेहरा भी नकली हो। इन लोगों के दिल काफी गंदे थे। सु वानछिंग भी मुस्कराईं। उन्हें स्पिरिट स्टोन की कमी नहीं थी, वे पहले ही संप्रदाय के स्पिरिट स्टोन इस्तेमाल कर चुकी थीं और उन्हें इन बातों की परवाह नहीं थी। 2 आगे की पंक्ति की सीटें नहीं, 3 कर दो। तियानाशुआन भी पास ही बैठ सकती थी, आखिर वह इलाका महिलाओं से भरा लग रहा था। उसे शिष्यों के बीच बिठा दो। अरे अरे अरे, सु वानछिंग, मेरे लिए भी एक खरीद लो। मेंग हिरन दूर से दौड़ती हुई आई और शिष्य तुरंत जम गया, एक पल में 3 परतों का भेस उतार दिया। हा, अरे ये तो यंग लॉर्ड हैं। मैं बाहरी शिष्य वांग वू हूँ। एक सीट है न? कोई समस्या नहीं। उनके बगल में। पैसे? कैसे पैसे? यंग लॉर्ड की उपस्थिति में पैसे कैसे लग सकते हैं? आइए आइए, यंग लॉर्ड इस ओर। ओह हाँ, मेरा नाम वांग वू है। बाहरी शिष्य। चुनिंग पीछे पीछे चला, उसके मुंह के कोने फड़क रहे थे। आह, बहुत बढ़िया, मैंने कुछ सीख लिया। अध्याय 139 इनाम। पूरा बाहरी संप्रदाय आउटर सेक्ट उबल पड़ा था। उद्घोषक ने जैसे ही समझ लिया कि जब तक वह जरा भी हिचकिचाएगा नहीं, भीड़ हर शब्द पर तालियां और जयकारे लगाएगी, उसकी आवाज और भी जोश से भर गई। उसे अच्छी तरह पता था कि लड़ाई को कैसे तीखे विरोधाभास के साथ बयान किया जाए, और लोग यही देखना सबसे ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें उस शख्स को देखना अच्छा लग रहा था जिसने एक ही मौके में एक प्रतिभाशाली प्रोडिजी की आत्मा तक तोड़ दी थी। दुनिया का सच्चा ड्रैगन।
आखिर चौथे क्षेत्र फोर्थ रेल्म के शिखर पर खड़ा कोई प्रतिभाशाली इतना भयानक कैसे हो सकता है? पहला मुकाबला चुनिंग बनाम शू नियान, चौथा क्षेत्र। दूसरा मुकाबला चुनिंग बनाम ली एर, पांचवां क्षेत्र, मध्य अवस्था। तीसरा मुकाबला चुनिंग बनाम होंगतियान, पांचवां क्षेत्र, अंतिम अवस्था। चौथा मुकाबला चुनिंग बनाम येफान कियालोंग, छिपा हुआ ड्रैगन, रैंक 201, पांचवां क्षेत्र, शिखर। 3 मुक्कों में छिपे हुए ड्रैगन की आत्मा चकनाचूर। पांचवा मुकाबला चुनिंग बनाम चेन शियू, छिपा हुआ ड्रैगन, रैंक 182, आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग वेन युआन का शिष्य, छठा क्षेत्र, प्रारंभिक अवस्था, जिसने अपने शारीरिक शरीर से अमर हथियारों को झेलते हुए जीत हासिल की। छठा मुकाबला छठे क्षेत्र का प्रतिभाशाली शिष्य, छिपा हुआ ड्रैगन, रैंक 172, उसका अमर हथियार टूट गया, पराजित। 6 जीत। मेंग श्वानछुआन स्तब्ध होकर उस शरीर को देख रहा था जो ड्रैगन चीक से घिरा हुआ था। वह तो झाओ सी को 15 मिनट से भी कम समय से यातना दे रहा था, है ना? तर्क के अनुसार जब तक हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई तुम कैसे लगातार लड़ सकते हो? लेकिन फिर उसे याद आया, यदि कोई विजेता कम समय में जीत हासिल कर ले और उसका अगला प्रतिद्वंद्वी अभी लड़ाई में व्यस्त न हो, तो वह सीधे उच्च क्षेत्र वाले को चुनौती दे सकता है। मतलब जब मैं झाओ सी को पीट रहा था तब तुमने लगातार कई लोगों को दबा दिया, सीधे 6 मुकाबले जीत लिए। उसने अचानक स्कोरबोर्ड की ओर देखा। चुनिंग के कॉलम में सारे नाम धूसर हो चुके थे और चुनिंग का नाम सबसे ऊपर चमक रहा था। ये क्या बला है? मेंग श्वानछुआन से बात करने वाला शेन लांग भी सिहर उठा। उसे लगा जैसे यह आदमी उसके गुरु से भी ज्यादा भयानक है। भाई मिंग, शेन लांग ने ध्वनि संप्रेषण किया, चुनिंग की लड़ाई का तरीका बहुत अजीब है। वह एक बार बुरी तरह घायल हुआ था लेकिन उस पर जरा भी असर नहीं दिखा। उसने एक बार भी अमर हथियार का उपयोग नहीं किया, न ही सु वानछिंग की विरासत तलवार दाव का। वह केवल उन भयानक ड्रैगन की तकनीकों से दबा रहा है और उसके शरीर पर एक अजीब सी आभा है जो चाहे विरोधी कितना भी शक्तिशाली हो उसे डराती है। मुझे पूरा शक है कि वह अपना वास्तविक क्षेत्र छुपा रहा है। सिर्फ चौथा क्षेत्र नहीं हो सकता। चौथे क्षेत्र की 8वीं परत इतनी भयानक नहीं हो सकती। उस स्तर पर सु वानछिंग भी दबा दी जाती। मुझे यकीन नहीं कि वह सु वानछिंग से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। मेंग श्वानछुआन चुप रहा। भले ही वह अपना क्षेत्र छुपा रहा हो, जब तक वह संत सेंट नहीं है कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन चुनिंग छुपा नहीं रहा था, क्योंकि उसकी आभा समुद्र प्रतिबिंब सी इमेज जैसी नहीं थी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लहरों की तरह नहीं उमड़ रही थी, तो फिर उसकी निरंतर ऊर्जा आ कहाँ से रही थी? उसने उन्मत्त भीड़ को देखा, फिर अपने प्रतिद्वंद्वी को। उसका अगला विरोधी असंतुष्ट होकर चुनिंग को चुनौती देने गया और वह मुकाबला सीधे हार मान लेने में बदल गया। अब मेंग श्वानछुआन अपनी तीसरी लड़ाई लड़ रहा था। मेंग श्वानछुआन बनाम सोंगसी, तीसरे क्षेत्र के प्रारंभिक शिखर का साधक। उसे इन लोगों से लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। वो बस एक कुर्सी खींचकर बैठ गया और उसकी निगाहें चुनिंग पर टिक गईं। अर्थ साफ था, जो भी आए बेहतर है खुद ही हार मान ले, वरना वह उन्हें पीट पीट कर मार डालेगा। मंच के बाहर सु वानछिंग ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि पूरी ताकत से लड़ने पर चुनिंग इतना भयानक होगा। मेंग यिरन भी पूरी तरह हक्का बक्का थी। क्या मुझे भी कोई और प्रतिद्वंद्वी मिलने वाला है? तियानाश्वान चिल्ला पड़ा। तलवार स्वामी, जल्दी देखो, चुनिंग जीत गया। मैं देख रही हूँ। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि हर जीत के बाद चुनिंग उसकी ओर देखता था। यह एहसास बयान करना मुश्किल था। बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उसका शिष्य इसे सह न पाए। निंग, क्यों न तुम पहले नीचे आकर थोड़ा आराम कर लो? चारों ओर से उत्साहित शोर और गालियां दोनों सुनाई दे रही थीं। धत, क्या ली एर ने पैसे लिए थे? ली एर तो बॉडी कल्टीवेटर था ना। 5वें क्षेत्र का मध्य चरण और एक मुके में ढेर, ये इंसान है।
फिक्स है, और वो छठे क्षेत्र वाला निकम्मा, उसका अमर हथियार तक टूट गया। लगता है कागज का बना था, ऊपर से चमकीला पाउडर लगा दिया। सब अपने आप चढ़े थे, ये सब साजिश है, बस माहौल बनाने के लिए। एक घायल शिष्य चिल्लाया, अगर तुम इतने ही काबिल हो तो खुद चढ़ो। मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन तुम भी काबिल नहीं हो। एक मुक्के में गिर गए, शर्म नहीं आती। उसका मुक्का तेज था, तुम बच सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर झेला और झेल भी नहीं पाए। 203 साल यूं ही जिए। तुम्हारा क्षेत्र ऊंचा था, क्षेत्र से दबाओ, चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, है तो चौथे क्षेत्र का ही। तुम्हारा समुद्र प्रतिबिंब कहाँ था? इस्तेमाल क्यों नहीं किया? फिर भी कह रहे हो कि तुमने हाथ नहीं रोका। अगर मैं होता, पहले समुद्र प्रतिबिंब से दबाता। हार्ड कंट्रोल। उसके मुक्के तेज हैं, लेकिन नीचे का संतुलन कमजोर होगा। सीधा स्वीपिंग लेग, फिर स्लाइड टैकल। वह शिष्य, जो पहले ही पिटकर घायल था, अब इतनी बेइज्जती सुनकर खून की एक और धार थूक बैठा। वही बात, अगर तुम इतने अच्छे हो तो खुद चढ़ो। लेकिन वे बस कहते रहे, हम अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे लड़ना चाहिए था। क्या उसे नहीं पता था कि क्षेत्र से दबाना होता है? लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, सामने वाला अजीब सी दहशत पैदा कर देता है। जरा सा मौका मिलते ही चेहरे पर मुक्का, पीछे नहीं हटे तो यहीं मर जाओ। कैसे लड़े कोई? और चूनिंग की ताकत सिर्फ तकनीकों में नहीं, उसके दाव हृदय, दाव हाथ में भी थी। मंच पर चूनिंग ने छठे क्षेत्र के छिपे ड्रैगन शिष्य को सहारा देकर उठाया। उस साधक ने सोचा कि चूनिंग उसे अपमानित करने वाला है, और ठंडी हंसी हंसी। चूनिंग, उस दिन संप्रदाय हॉल में तुम बहुत घमंडी थे। हमारी कोई बुरी नीयत नहीं थी, बस तुम्हारा स्तर देखना चाहते थे। मैं हार मान चुका हूँ, क्या अब भी अपमान करोगे? हम सब दाऊजी पैलेस के शिष्य हैं, हद से ज्यादा मत जाओ। लेकिन वह पूरा भी नहीं बोल पाया कि उसे चूनिंग की हथेली से दीर्घायु की शक्ति, पावर ऑफ लॉन्जेविटी, अपने शरीर में प्रवेश करती महसूस हुई। ड्रैगन की से उसकी मैरिडियन में आए छिपी चोटें पल भर में मिट गईं। वह जम सा गया, रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, और भावशून्य चूनिंग को घूरने लगा। कुछ सोचने के बाद उसने हाथ पीछे खींच लिया। वह तकनीक अपने पास रखो। मैं हारा हूँ, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। लेकिन चूनिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। तुम 2 छठे क्षेत्रों को हरा चुके हो, और अब 6 जीत हो चुकी हैं। नियमों के अनुसार जो नहीं लड़े उन्हें भी तुमसे लड़ना होगा। लेकिन तुम जिस तरह लड़ रहे हो, इसका मतलब है कि सब तुम्हें ही चुनेंगे जब तक सब 6 मुकाबले पूरे न कर लें। तुम अभी तेजी से बढ़ रहे हो, लेकिन तुमने मुझ पर बहुत चालें दिखा दी हैं। दूसरे लोग जरूर उनका अध्ययन करेंगे। तुम नीचे उतरकर 6 मैच रैंकिंग का इंतजार कर सकते हो, या मंच पर खड़े रहो, लेकिन अगला आने वाला जरूर छठे क्षेत्र का होगा, या ऐसा कोई जिसने तुम्हारी तकनीकों का पूरा तोड़ ढूंढ लिया हो। मैं अपनी हार से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपना घमंड थोड़ा काबू में रखो। चूनिंग मुस्कुराया, सिर हिलाया, और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने मंच के नीचे खड़े छिपे ड्रैगनों की ओर देखा। सबकी निगाहें उस पर थीं, सतर्कता और विचार से भरी हुई। उनके पास ही दाऊजी पैलेस के अनगिनत विशेषज्ञ उसकी लड़ाई की शैली और तकनीकों का विश्लेषण कर रहे थे। सीधे टकराओ मत। उसका शारीरिक शरीर पहले ही शिखर पर है, और ड्रैगन की के साथ वह छठे क्षेत्र को भी चुनौती दे सकता है। पिता, क्या युगल साधना, डुअल कल्टिवेशन, सच में इतनी शक्तिशाली होती है? उसके दिमाग में गड़बड़ है, और उसके गुरु के दिमाग में भी। अगर वह सिर्फ एक मार्ग पर साधना करता, तो संत क्षेत्र में पहुंचना बस संत क्षेत्र तक साधना करने जैसा होता। लेकिन युगल साधना में शरीर और मंत्र दोनों को चरम तक ले जाना पड़ता है। इतिहास में कभी किसी युगल साधक को संत बनते नहीं देखा गया। और शरीर की ताकत भविष्य में बढ़ाना बेहद कठिन होता है, लगभग बेकार। इसलिए चिंता मत करो। अगर चाल चलनी है, तो या तो उसकी धार से बचो, या सीधे आमने सामने झेलो। आंतरिक बुजुर्ग के बेटे को अचानक कुछ याद आया। पिता, आपकी तलवार। चूनिंग ने उसकी ओर देखा। वह साधक ठीक ही कह रहा था।
उसने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस क्षण क्षेत्र पार हारने की कसक भी मिट चुकी थी। गुण और आचरण, ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा कौन नहीं करेगा। वो नीचे जाकर विश्राम करेगा। चू निंग की दीर्घायु शक्ति का उपयोग करना सिर्फ उसकी लड़ाई में बाधा ही डालता। लेकिन जैसे ही वह मंच से उतरा, किसी शिष्य ने गाली दी। इसने आत्मा पत्थर लिए थे। छिपा ड्रैगन 170 होने लायक नहीं। अमर हथियार लेकर भी टूट गया कागज का बना था। उसने ठंडी हंसी हंसी एक साधक को उठाकर मंच पर फेंक दिया। अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो खुद चढ़ो। चौथे क्षेत्र का वह साधक सुन्न पड़ गया। उसने कांपते हुए चू निंग की ओर देखा। मैं बस घूमने आया था, लड़ने नहीं। कीबोर्ड योद्धा बनना आसान था, लेकिन सच में मंच पर चढ़ना नामुमकिन। नीचे जोरदार हंसी गूंज उठी। चू निंग मुस्कुराया, हाथ हिलाया, कुछ नहीं कहा और फिर भी मंच पर खड़ा रहा। सु वानछिन की चेतावनी उसके कानों में आई। नियमों के अनुसार तुम अभी नीचे उतर सकते हो। 6 मुकाबलों तक पहुंचने में अभी 1 घंटा लगेगा। इतनी सीधी लड़ाइयों की जरूरत नहीं है। निंग नीचे आ जाओ। वह साफ तौर पर डर रही थी कि चू निंग टिक नहीं पाएगा, और यह भी कि कहीं वह खुद को ज्यादा न थका ले। लेकिन इस समय चू निंग ऊर्जा से लबालब था। मंच पर खड़े होकर सभी जीवों की इच्छा शक्ति पावर ऑफ विल को महसूस करते हुए उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। जब वे छिपे ड्रैगन देखना चाहते हैं तो ताकतवर विरोधियों से बचने का क्या मतलब। लड़ते हैं। वो इंपीरियल दाव शास्त्र इंपीरियल दाव स्क्रिप्चर की तीसरी परत से बस एक कदम दूर था। उसे जानना था कि तीसरी परत की तकनीकें कैसी होंगी, और यहाँ खड़े होकर उसे और भी ज्यादा इच्छा शक्ति मिल रही थी। क्योंकि यह साफ संदेश था, अगर तुम मुझे मार नहीं सकते तो मैं मंच से नहीं उतरूंगा। मौन ही दमन था। सु वानछिंग झिझकी, क्या उसके शिष्य के पास और भी भयानक तकनीकें थीं? अभी तक उसके शिष्य की पूरी ताकत सामने आई ही नहीं थी। मृत्यु की दबाई हुई थी, उसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, और यह स्वाभाविक था। सब एक ही संप्रदाय के थे। अगर मंच पर चढ़कर शिष्यों का वध करने लगे तो क्या होगा। लेकिन ड्रैगन की, उसका शिष्य साधारण दुष्ट ड्रैगन से कहीं आगे जा चुका था। उसकी ड्रैगन छवि और भी भयानक रूप ले सकती थी। सु वानछिंग निश्चिंत होकर बैठी रही, फिर भी उसने संदेश भेजा। अगला मुकाबला जीतो या हारो, मैं तुम्हें कोई इनाम दूंगी। लेकिन उसने इनाम क्या होगा यह नहीं बताया। चू निंग की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने ध्वनि संप्रेषण किया। इस शिष्य के पास इनाम को लेकर एक सुझाव है। वह इसे बहुत समय से आजमाना चाहता था, लेकिन डरता था कि सु वानछिंग नाराज न हो जाए, इसलिए कभी कह नहीं पाया। कुछ ही पलों बाद शिष्यों ने देखा कि चू निंग की आभा और भी उग्र हो गई थी। तुमने दवा खा ली है क्या? महाबुजुर्ग प्रशंसा से भर गया। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें मेरे युवाकाल का अंदाज है काफी मिलता जुलता। एक शिष्य ने पूछा, क्या महाबुजुर्ग भी चौथे क्षेत्र में रहते हुए छठे क्षेत्र से लड़ते थे? वेन युआन ठिठक गया, खांसते हुए बोला, मैं आभा की बात कर रहा था, तुम क्या जानते हो? लेकिन बुजुर्ग ने कहा था गाली नहीं देनी चाहिए। मैं महाबुजुर्ग हूँ, मैं जो चाहूँ कहूँ, कौन रोक सकता है? अच्छा अच्छा अच्छा। अपनी सीट पर मेंग हिरण ने पास बैठी महिला को हैरानी से देखा। सु वानछिंग, तुम अपने पैरों की उंगलियों को क्यों घूर रही हो और शर्म से लाल हो रही हो? तुम्हारी उंगलियों में क्या है? मुझे भी दिखाओ। दफा हो जाओ, इसका तुमसे क्या लेना देना। अध्याय 140। छठे क्षेत्र के तलवार साधक से भिड़ंत तलवार क्यों नहीं निकालते? नीचे छिपे हुए ड्रैगनों हिडन ड्रैगन्स के बीच 5वें क्षेत्र वाले अब अखाड़े में चढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ऊपर जाते ही तुरंत हार मिलती और फिर उन पर पैसे लेकर अभिनय करने का आरोप लगता। ऐसी बदनामी कौन सहे। अब केवल छठे क्षेत्र के साधक ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन साधारण छठे क्षेत्र वाले भी अब ऊपर जाना नहीं चाहते थे। धत, सारे छिपे हुए ड्रैगन ही आ चुके हैं, तो हम क्यों जाएं? आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग चुई झे
कई दाव एक्सट्रेमिटी विशेषज्ञों के साथ बैठे थे। इस व्यक्ति का शरीर अजीब है, लेकिन उसे तलवार दाव ऑफ द स्वॉर्ड का अभ्यास करना ही चाहिए। आखिर वह सु वानछिंग का शिष्य है। बस यह नहीं पता कि उसका तलवार दाव किस स्तर तक पहुंचा है। सूची में आने के बाद से उसके तलवार दाव का कहीं जिक्र नहीं है। वह तो बस वही ड्रैगन की साधना तकनीकें इस्तेमाल कर रहा है। चौथा क्षेत्र, 8वीं परत, शरीर साधक और उम्र सिर्फ 18 साल। पिता का मतलब यह है कि वह शायद तलवार दाव का अभ्यास करता ही नहीं, बल्कि केवल शरीर के ड्रैगन की का। यही मेरा अनुमान है। अगर एक ही साधना पद्धति इतनी शक्तिशाली है, तो उसे बेहद लंबा समय चाहिए। क्या ये बहुत अजीब नहीं होगा कि वह साथ साथ तलवार दाव भी साधे? चुई झे मुस्कुराया। अगर वह 100 साल से ऊपर का होता, तो मैं दूसरी संभावनाओं पर गंभीरता से सोचता। लेकिन वह सिर्फ 18 का है, अभी वयस्क भी नहीं। उसका तलवार दाव अगले स्तर तक पहुंचा हो, ये संभावना कम है। ये तलवार दाव पैलेस की 12 अमर तलवारों में से एक है। तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि तुम्हें अगला मुकाबला आने तक इंतजार करना चाहिए। क्यों? इस व्यक्ति की पुनर्प्राप्ति विधियां अजीब हैं, और किसी अज्ञात कारण से उसकी आभा अब और भी मजबूत हो गई है। जल्दबाजी की जरूरत नहीं। पहले देखें कि उसके पास और कौन सी विधियां हैं, ताकि उनका अध्ययन किया जा सके। चूंकि वह ड्रैगन की साधना करता है, हमें बस उसे दबाने का तरीका ढूंढना है। कम से कम हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि दाऊजी पैलेस के छिपे हुए ड्रैगनों का नाम किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कुचला न जाए। चुई झे चौंक गया। उसे बाहरी तो नहीं कह सकते, है ना? वह अब दाऊजी पैलेस का शिष्य है। अरे छोड़ो, लेकिन देखो, ये बच्चा पहले हमारे लुवानतियान क्षेत्र का नहीं था। उसकी हवा को कैसे न दबाएं? ओह, जैसा सोचा था, कोई ऊपर आ गया है। ये छठे क्षेत्र के मध्य चरण का है, तुमसे थोड़ा कमजोर, लेकिन पिछले वाले से ज्यादा मजबूत। इसे ही जाने दो। मैदान पर मेंग श्वानछुआन के पक्ष में सीधे 4 लोगों ने मुकाबला छोड़ दिया। भला मेंग श्वानछुआन से लड़ने की हिम्मत कौन करे? जहां तक झाओसी को इतना क्यों निशाना बनाया गया, ये किसी को नहीं पता था। उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह अब तक बेहोश था। बाद में आने वालों में से किसी ने भी मेंग श्वानछुआन से लड़ने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उद्घोषक ने कहा था महज छिपा हुआ ड्रैगन नंबर 8। लेकिन वह सिर्फ माहौल बनाने के लिए था। पूरे दाऊजी पैलेस में मेंग यिरन के अलावा अराजक स्वर्ग केओस हेवन के व्यक्तिगत शिष्य, छिपे हुए ड्रैगन नंबर 8 को दबा सकने वाला कोई नहीं था। लेकिन किसी को परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे खुद भी अब परवाह नहीं थी। वो बस कुर्सी खींचकर बैठ गया और लड़ाई देखने लगा। जब नया व्यक्ति मैदान में आया, तो उद्घोषक एक पल को हिचकिचाया। चूनिंग, वो एक अमर तलवार है। मैं परिचय करा दूं, ये लिंगशियाओ है, दाओ पैलेस की 12 अमर तलवारों में से एक। ये हल्की तलवार है, जो गति से घाव करती है, एक बेहद आक्रामक विधि। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी छठे क्षेत्र के मध्य चरण में है। तुम शायद। चूनिंग को जिज्ञासा हुई। तलवार साधक सु वानछिन के अलावा उसने कभी किसी तलवार साधक से व्यक्तिगत रूप से अभ्यास नहीं किया था। चूनिंग ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं चूनिंग हूँ। उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वह बस तलवार पकड़े खड़ा रहा। हल्की हवा चली और नीचे खड़े शिष्यों ने उसे पहचान लिया। एकांत साधना में रहने वाला शिष्य, छिपा हुआ ड्रैगन नंबर 100, अब 98। क्या यही वह नहीं है जिसे उस दिन चूनिंग ने दबा दिया था? हालांकि वह स्वर्गीय संप्रदाय की जानबूझकर की गई चाल थी, फिर भी वह सच में दबा दिया गया था। शायद अब अपनी प्रतिष्ठा वापस लेने आया है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल, उद्घोषक ने याद दिलाया। केवल संत क्षेत्र से नीचे के साधक ही मैदान में आ सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी छठे क्षेत्र के मध्य चरण में है, ये नियम का उल्लंघन नहीं है। जादुई खजाने स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तुम अमर तलवार का उपयोग कर सकते हो। तियानश्वान तलवार, शिखर अमर तलवार दुनिया में पाना बेहद कठिन। अमर तलवार इस्तेमाल करने से उसे निश्चित ही बड़ा लाभ मिलता।
लेकिन चूनिंग ने सिर हिला दिया। अगर मैं जीत ना पाया तब बात करेंगे। उद्घोषक फिर हिचकिचाया। सच में? हाँ। इस समय प्रतिद्वंद्वी के होंठ हल्के से हिले। वह थोड़ा असंतुष्ट था, लेकिन कुछ बोला नहीं। सु वानछिंग ने भौहें सिकोड़ी। वह तलवार इच्छा स्वॉर्ड इंटेंट असाधारण थी। निंग उसे हल्के में मत लो। उसकी तलवार इच्छा बेहद ऊंची है। वह दाव पैलेस की अराजक तलवार विरासत है। अराजक स्वर्ग द्वारा निकाली गई तलवार दाव, जो स्वर्गीय संप्रदाय की स्वर्गीय तलवार के बराबर है। चू निंग मुस्कुराया। तो फिर गुरुजी की तुलना में कैसी है? सु वानछिंग चुप रही। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं, छठे क्षेत्र में होते हुए भी, शुरुआती वर्षों में अराजक स्वर्ग द्वारा आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग का पद क्यों दी गई? क्योंकि उसकी तलवार इच्छा अत्यधिक ऊंची थी। ये देखकर उद्घोषक ने और कुछ नहीं कहा। तो फिर ऐसा ही सही, उद्घोषक ने गंभीर स्वर में कहा। छिपे हुए ड्रैगन की 7वीं लड़ाई। अराजक तलवार विरासत का प्रथम व्यक्ति, महल स्वामी की तलवार दाव विरासत का प्रथम व्यक्ति, छिपा हुआ ड्रैगन 98, छठे क्षेत्र के मध्य चरण का साधक लिंग जिन, चौथे क्षेत्र का चू निंग। जो भीड़ अब तक दूसरी लड़ाइयां देखकर ऊब चुकी थी, वो पल भर में उत्साहित हो उठी। बुजुर्ग, जल्दी चू निंग का प्रसारण चालू करो। वो फिर से लड़ने वाला है। इतनी जल्दी क्या है? उधर वाला मेरा शिष्य है, वह भी एक छिपे ड्रैगन से लड़ रहा है। देखो, मेरा शिष्य भी छिपे ड्रैगन से टक्कर ले सकता है। रिफंड, मैं यह नहीं देख रहा, हम उधर देखने जा रहे हैं। अरे मत जाओ। जो आत्मा पत्थर मैंने बड़ी मेहनत से ठगे थे, खास मैं अभी प्रसारण चालू करता हूँ। अनगिनत प्रोजेक्शन स्क्रीन एक साथ उस दृश्य की ओर मुड़ गईं। हे भगवान, लिंग जिन, क्या वह कई सालों से एकांत में नहीं था? यह आदमी सच में अमर तलवार लेकर आया है। चू निंग त्यानश्वान तलवार क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा? क्या चू निंग को तलवार दाव आता ही नहीं? सोचो तो सही, उसने आज किसी भी लड़ाई में तलवार दाव का इस्तेमाल नहीं किया। क्या सच में वह तलवार चलाता ही नहीं? लेकिन क्या लिंग जिन सच में विरासत का पहला व्यक्ति है? हाँ, एक शिष्य ने गंभीरता से कहा, क्योंकि उस विरासत में वह अकेला ही है। नीचे आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग चुई झे हंस पड़ा। वाकई, चू निंग तलवार का उपयोग नहीं करता, वरना छठे क्षेत्र के तलवार साधक से लड़ते हुए भी तलवार न निकालना, ये तो घोर अहंकार होता। तलवार साधकों की समान क्षेत्र में सबसे अधिक घातक शक्ति होती है। लिंग जिनकी रैंक इतनी नीचे नहीं होनी चाहिए थी, हालांकि शीर्ष 100 छिपे ड्रैगनों में होना ही बड़ी बात थी। लेकिन उसका रिकॉर्ड ये था कि 5वें क्षेत्र में रहते हुए उसने स्वर्गीय संप्रदाय के छठे क्षेत्र के एक स्वर्गीय तलवार साधक को मार गिराया था। परंतु क्षेत्र कम होने के कारण उसे छिपे ड्रैगनों में 100वां स्थान दिया गया, और बाद में छिपे ड्रैगनों में एक 99वां आ गया। तीसरे क्षेत्र ने बाद में आने वाले छठे क्षेत्र के लिंग जिन को दबा दिया। सब अचानक खुश हो गए। सट्टा खोलो, दांव लगाओ। लिंग जिन शायद बदले की भावना से आया है। चू निंग का हारना तय है। छठे क्षेत्र का तलवार साधक और चू निंग तलवार तक नहीं निकालता। लिंग जिन पर दांव लगाओ। अरे, तुम अब भी चू निंग पर दांव लगाने की हिम्मत करते हो। वह दिखावा कर रहा है और तुम भी उसका साथ दे रहे हो। पहले मैं हमेशा दूसरी तरफ दांव लगाता था और 6 बार हार चुका हूँ। इस बार सब कुछ दांव पर लगाऊंगा। अनुपात 1 के बदले 300 है। हार गया तो फिर कमा लूंगा, जीत गया तो संत बनने से पहले की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तब भी तुम हारोगे। सट्टा बहाव के साथ चलता है। मेरी सुनो, लिंग जिन पर लगाओ, कम से कम कुछ तो कमाओगे। तुम्हारी माँ की इतना छोटा मुनाफा कौन देखता है? मैं चू निंग पर ही लगाऊंगा सब कुछ। इसी क्षण मैदान में अनगिनत निगाहों के सामने कई लोग आवाज नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन दृश्य साफ देख रहे थे। सफेद वस्त्रों में एक आकृति शांत भाव से खड़ी सामने वाले को देख रही थी। तभी उस व्यक्ति ने उदासीन स्वर में कहा, मेरा नाम लिंग जिन है। मुझे तुम्हें दबाने में कोई रुचि नहीं।
मैं केवल तुम्हारे गुरु की विरासत में मिली तलवार इच्छा को अनुभव करना चाहता हूँ। अगर तुम तलवार नहीं निकालोगे तो मैं भी नहीं निकालूंगा, लेकिन तब यह मुकाबला निरर्थक होगा। इसलिए मेरा मानना है कि तुम तियानशवान तलवार का उपयोग करो। चू निंग हल्के से मुस्कुराया। जरूरत नहीं, मैं अपनी वर्तमान विधियों की सीमा परखना चाहता हूँ। जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करूंगा। लिंग जिनकी भौहें तन गईं, चेहरा असंतुष्ट हो गया। क्या तुम सच में सोचते हो कि बिना तलवार के तुम मुझे एक छठे क्षेत्र के साधक को हरा सकते हो? मैं बस अपनी साधना की पुष्टि करना चाहता हूँ। ये कहते ही चू निंग की आत्मा अचानक कई स्तर ऊपर उठ गई। ड्रैगन की उसके चारों ओर उमड़ पड़ी, लेकिन वह जरा भी लापरवाह नहीं हुआ। सामने छठे क्षेत्र का तलवार साधक था। ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति, ड्रैगन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रिजन स्ट्रेंथ की 7वीं परत, ड्रैगन हाथी पूर्ण रूप से प्रकट। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं, ठंडी चमक के साथ। इंपीरियल दाव शास्त्र से उत्पन्न दमन ने तुरंत लिंग जिन का चेहरा सख्त कर दिया। असाधारण विधियां, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने उस समूह को हरा दिया। लिंग जिन ने ठंडी हंसी हंसी तो इसी भरोसे पर वह तलवार नहीं निकाल रहा था। अगर ऐसा है तो वह भी अपनी अमर तलवार का उपयोग नहीं करेगा। फिर भी एक ही विचार में आकाश में 10,000 तलवारें मंडराने लगीं। लेकिन ज्यादा घमंडी मत बनो। लिंग जिन ने ठंडी नजर से देखा और धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे दबाए। तलवार 3,000 में रूपांतरित। उसकी आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और 10,000 तलवारें उसके आदेश पर चल पड़ीं। मारो। अध्याय 141। तुम्हें रास्ता देता हूँ। तलवारों की वर्षा मानो बारिश की तरह थी और हर एक तलवार में अपार हत्या शक्ति भरी हुई थी। तलवार साधक हमेशा से अभिमानी रहे हैं, वे शायद ही कभी किसी अन्य साधन पर निर्भर होते हैं। 5वें क्षेत्र की समुद्र प्रतिमा सी इमेज हो, कोई बात नहीं, एक ही तलवार से काटी जा सकती है। देह साधक का शरीर कितना ही मजबूत क्यों न हो, कोई बात नहीं, 10,000 तलवारें उसे भेद सकती हैं। विभिन्न क्षेत्रों को पार कर शत्रु को मार गिराना प्रतिभाशाली लोगों की पहचान है, लेकिन एक तलवार साधक के सामने ये कुछ भी नहीं, एक नज़र के लायक भी नहीं। साधना में उन्नति हमेशा तलवार दाव की समझ से जुड़ी रहती है। इसलिए संसार में कभी किसी ऐसे प्रतिभाशाली के बारे में नहीं सुना गया जिसने बहुत कम समय में तलवार कौशल को तीव्रता से बढ़ा लिया हो, सिवाय सु वानछिंग के। इसी कारण सु वानछिंग संभावित ड्रैगनों में प्रथम स्थान पर दृढ़ता से काबिज थी और वो निडर होकर कह सकती थी कि संसार के सभी संभावित ड्रैगन एक बार सामने आने पर एक ही आदान प्रदान में उसके समकक्ष नहीं हो सकते। सब ये बात समझते थे और उनकी दृष्टि अखाड़े में लगातार तैरते हुए अजगर समान गति से घूमते उस शिष्य पर टिकी हुई थी। वो सबसे अच्छी तरह जानती थी कि 10,000 तलवारें निरंतर संकुचित हो रही थीं, मानो उनकी हत्या शक्ति हर तलवार में बटी हुई हो। लेकिन यही बटाव प्रत्येक तलवार को अधिकतम हत्या शक्ति देता था। यही तलवार साधक की सबसे अनुचित, सबसे डरावनी विशेषता थी। उसके सामने खड़े साधक को तलवार साधना का कम से कम 400 वर्ष का अनुभव था। सु वानछिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तियानशवान अब और सहन नहीं कर पाया और आगे बढ़ना चाहता था। सु वानछिंग ने सिर हिलाया। यदि चू निंग को जरूरत पड़ी तो वह किसी भी क्षण प्रहार कर सकता था। लिंग जिन ने चू निंग की आश्चर्यजनक गति देखी, तलवार तकनीक के पैटर्न को तुरंत समझ लिया और मुस्कुरा उठा। जैसा कि सु वानछिंग के शिष्य से अपेक्षित है, तलवार दाव की तुम्हारी समझ बुरी नहीं है, लेकिन वह तो बस एक साधारण चाल थी। एक और विचार के साथ उसके मन में आया, तुम दौड़ने में अच्छे हो, है न? 10,000 तलवारें एक में सिमट गईं और एक विशाल तलवार बनी जिसने पूरे अखाड़े को ढकते हुए सीधे नीचे दबाव डाला। चू निंग ने उस एकमात्र तलवार से बचते हुए उसके पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन लिंग जिन ने उपहास किया और सहजता से एक और तलवार गठन रचा, उसे फंसाकर मारने के लिए। मुझे अहंकारी प्रतिद्वंदी पसंद हैं, लेकिन मेरे सामने तुम्हारे पास अहंकार का कोई पूंजी नहीं है। विशाल तलवार धड़ाम से गिरी। चू निंग के पास अपने शारीरिक शरीर से प्रतिरोध करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था।
एक अजगर गर्जना के साथ उसकी देह की चरम शक्ति फूटी। 7 परतों की ड्रैगन की के साथ उसने मुक्का मारा। किसी ने अचानक खड़े होकर चिल्लाया। वह तलवार टूट गई। चू निंग के शारीरिक बल ने लिंग जिन की 10,000 तलवारों के एकीकरण को चकनाचूर कर दिया। लेकिन अगर वह पूरी तरह से प्रतिरोध करेगा तो उसकी पीठ खुल जाएगी। दूसरे बुजुर्ग होंग चेंग ने तुरंत उसकी दुविधा बताई। चू निंग की सीमा यहीं तक थी, उस तलवार इच्छा को पूरी तरह तोड़ पाना ही उसके लिए अत्यंत कठिन था। उसकी देह शक्ति सचमुच भयावह थी, लेकिन उसकी पीठ का क्या? पुह की और रक्त का पूर्ण संचलन अनिवार्य रूप से रक्षा में छेद छोड़ देता है। कई लंबी तलवारें तुरंत चू निंग के शरीर को भेद गईं। सु वानछिंग चौंक गई। पूरा अखाड़ा सन्नाटे में डूब गया। उसका शरीर भेद दिया गया था, लेकिन जो उड़ती तलवारें उसके शरीर में घुसी थीं, उनकी तलवार इच्छा को चू निंग ने सीधे चकनाचूर कर दिया। शेष तलवार इच्छा को स्वर्ग निगलन महाविद्या ने परिष्कृत कर लिया और उसके घाव अविश्वसनीय रूप से क्षण भर में पूरी तरह भर गए। लिंग जिन ने भौहें सिकोड़ ली। उसने देखा कि अजगर छाया झपटती हुई आई और एक मुक्का उसके चेहरे की ओर बढ़ा। लेकिन तभी लिंग जिन के होठों पर मुस्कान उभरी। मुझे पता है तुम अपने शारीरिक बल से मुझ पर हमला करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि एक तलवार साधक की देह शक्ति तुमसे कम होगी? तलवार साधक अपनी तलवार इच्छा, अपनी देह और अपनी आत्मा तीनों को परिष्कृत करते हैं। वे समान क्षेत्र के साधकों की तुलना में 100 गुना अधिक संसाधन खर्च करते हैं। अपने शुरुआती वर्षों में सु वानछिंग लगभग पागल सी थी, हर जगह दुष्ट संप्रदायों का विनाश करती फिरती थी, क्योंकि उसके पास संसाधनों की भारी कमी थी। उसका उपभोग अत्यंत भयावह था। आज जो संसाधन जमा है वह इसलिए कि सु वानछिंग ने अपने प्रारंभिक वर्षों में ही चरम सीमा प्राप्त कर ली थी। लेकिन यदि उसे फिर से जरूरत पड़े तो अनगिनत संसाधन एक अथाह गड्ढे की तरह उसमें झोंक दिए जाएंगे। और लिंग जिन का क्या? उसने अचानक चू निंग की छाती पर लात मारी, जिससे उसके आंतरिक अंग कांप उठे। लिंग जिन ने फिर से 10,000 तलवारें संकुचित की, लेकिन प्रहार करते समय वह उलझन में पूछ बैठा। तुम कहीं तलवार चलाना जानते ही नहीं हो, है न? अगर ऐसा है तो ये बहुत उबाऊ है। वो बस दाऊजी महल की संभावित ड्रैगन की प्रतिष्ठा बनाए रखेगा, हालांकि यह पहले से ही एक अन्यायपूर्ण जीत होगी। लेकिन आज किसी को तो चू निंग की धार दबानी ही होगी। लेकिन इसी क्षण अखाड़े में एक काले अजगर की छाया प्रकट हुई। किसी ने चिल्लाया, अरे ये तो मृत्यु की इस्तेमाल करने वाला है। क्या बकवास है? क्या मृत्यु की निषिद्ध नहीं थी? क्या ये बेताब होकर किसी को मारना चाहता है? कमबख्त, अब लड़ाई का क्या मतलब? नहीं, रुको, उस काले अजगर को देखो। घने काले अजगर ने अचानक अपना विशाल मुंह खोला और स्वर्ग निगलन महाविद्या फिर सक्रिय हो गई। सब कुछ निगला जा सकता है, तुम्हारी विधियां भी। ये केवल एक साधना विधि नहीं है, यह आध्यात्मिक की रक्त समस्त जीवों, यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी को भी निगल सकती है। तातिये से उत्पन्न ये साधना विधि उन्नत नहीं होती, अर्थात इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं, ये स्वयं में ही पूर्ण चरम है। 10,000 तलवारें निगल ली गईं। अजगर छाया उसकी पीठ पर लिपट गई, उसकी श्वेत पोशाक पर अजगर चिन्ह उभर आए, जो उसकी आस्तीनों तक फैल गए, और उसकी भुजा पर एक अजगर मुख सघन हो गया। अगर तुम चाहते हो कि मैं तलवार निकालूं, तो क्या तुम्हें भी अपनी असली क्षमता नहीं दिखानी चाहिए? चू निंग की आवाज गूंजी और उसका शरीर पहले ही लिंग जिन के चेहरे के सामने था। वरना तुम इसके योग्य भी नहीं हो। लिंग जिन पीछे नहीं हटा, वह केवल अपने शरीर से प्रतिरोध करना चाहता था। सर्वछेदन युद्ध विद्रोह धर्म देह का संचालन, एक मुक्का चला और हड्डियां टूटने की गूंज आकाश पृथ्वी में फैल गई। किसकी हड्डियां? किसकी? किसी ने चिल्लाया, लेकिन तुरंत समझ गया, क्योंकि चू निंग का अगला मुक्का और भी तेज था। एक और ड्रैगन एलिफेंट गर्जना के साथ, जिसकी मुट्ठी की हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी थीं, लिंग जिन लगभग गाली बकने ही वाला था। ये कैसी देह शक्ति है? वह तुरंत पीछे हटना चाहता था, लेकिन उन रक्त लाल आंखों से टकरा गया। सम्राट दाओकी की अचानक फूट पड़ी। समुद्र प्रतिमा को निंगजू करना पड़ता है,
लेकिन सम्राट दाओकी की तो सीधे चू निंग के शरीर पर थी। ये सच्चे ड्रैगन की से समझी गई थी, केवल ड्रैगन की का प्रकट रूप नहीं, बल्कि यह जानना भी कि एक सम्राट की आभा कैसी होती है। सभी जीव नतमस्तक। इस क्षण यद्यपि स्तर ऊंचा नहीं था, फिर भी उसने लिंगजिन का ध्यान एक पल के लिए छीन लिया, और उसी पल मूके की शक्ति उसके चेहरे तक पहुंच चुकी थी। ड्रैगन की से भरा पूर्ण शक्ति का प्रहार लिंगजिन को जोर से पीछे उड़ा दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा, उठ न सका। संभावित ड्रैगन सूची के सभी साधक स्तब्ध रह गए। यह विधि, खासकर वे साधक जिन्होंने पहले चू निंग से युद्ध किया था, वे तो और भी अचंभित थे। उसके पास अभी भी ऐसी विधियां थीं जिन्हें उसने इस्तेमाल ही नहीं किया था। तुम मुझे बता रहे हो कि यह चौथा क्षेत्र है। जब तक तुम भी पुनर्जन्म न हो कमबख्त। चू निंग जीत गया, वह जीत गया। संभावित ड्रैगन, कमाल है। लेकिन वह 2 बार भी जयकार नहीं कर पाया कि वेन युआन ने ऊंची आवाज में रोका, सब चुप रहो। छठे क्षेत्र का तलवार साधक इतनी आसानी से कैसे हार सकता है? यह असंभव है। और अखाड़े में अन्य साधक एक दूसरे को देखने लगे, लड़े या न लड़े अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों न हम अब लड़े ही नहीं, मतलब जो लड़े वह पोता बस देखें। ठीक है, एक साधक ने राहत की सांस ली। देखने ही वाला था कि उसके पीछे अचानक एक विधि प्रकट हुई। फिर उसने एक आवाज सुनी, दादा सू छी शिंग। सू छी, मैं तुम्हारी दादा। युद्धभूमि में दादा पोते नहीं होते। तुम छोड़ो, मैं चू निंग देखने जा रहा हूँ। वैसे भी एक मैच हारने से बाहर तो नहीं होते, ये तो बस पोता मान लेने जैसा है। लेकिन लगभग सभी ने देखा कि चू निंग की चौथे क्षेत्र की आभा असाधारण रूप से विशाल थी। इस समय एक मूके से उड़ाए गए लिंग जिनको उम्मीद नहीं थी कि चू निंग इतना निर्दयी होगा। उसका शरीर तलवारों से भेदा गया था जो निकाली जानी चाहिए थीं, लेकिन उसने उन्हें सीधे चकनाचूर कर दिया। और तो और शरीर ने खुद को ठीक भी कर लिया। इस समय उसकी नाड़ियां कांप रही थीं। क्षतिग्रस्त देह के साथ लिंगजिन उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। अच्छा चू निंग, बहुत अच्छा। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आई। शुरू से अंत तक तुमने एक बार भी तलवार नहीं निकाली। क्या इसलिए कि तुम निकाल नहीं सकते, या इसलिए कि तुम मुझे उकसा रहे हो ये कहकर कि मैं इसके योग्य नहीं? लगता है तुम्हें वाकई कुछ भरोसा है। लेकिन यहीं ये समाप्त होता है। लिंगजिन ने अपनी तलवार थामी। दाओजी महल की 12 तलवारों में से एक लिंग शियाओ क्षैतिज रूप से आगे बढ़ी। उसके सीने में 10 वर्षों से पोषित तलवार इच्छा मूलतः इस युद्ध में सू वानछिन को चुनौती देने के लिए थी, अपराजित प्रतिष्ठा पाने और संभावित ड्रैगनों की अग्रिम पंक्ति में प्रवेश करने के लिए, ताकि संसार अराजक तलवार दाव को जाने। लेकिन कोई बात नहीं, आज भले ही सू वानछिन नहीं, पर चू निंग है जो उससे कम नहीं। चूंकि तुम उसी वंश से हो, तो वह तलवार जो सू वानछिन को मिलनी चाहिए थी तुम्हें मिलेगी। सू वानछिंग अचानक उठ खड़ी हुई और क्रोध से चिल्लाए, चू निंग बचो, तुम उस तलवार को सहन नहीं कर पाओगे। दूर खड़े मेंग श्वानछुआन ने सिर हिलाया। वो बच नहीं सकता। अमर तलवार निकल चुकी है और लिंगशियाओ की 10 वर्षों की पोषण के साथ आज चू निंग निश्चित रूप से हारेगा। अखाड़े की भिड़ंत में, जहां सामान्यतः जीवन मरण नहीं देखा जाता, फिर भी महल के साथी प्राणघातक प्रहार नहीं करते। लिंगजिन ने उपहास किया, लेकिन उसकी तलवार इच्छा अभी भी केवल 50% थी। चू निंग को हराने के लिए इतना ही काफी था। भव्य तलवार इच्छा उतर आई। तलवार प्रकाश बिखरा और गरम रक्त उछल पड़ा। किसी ने क्रोध में लिंगजिन पर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन किसी और ने तुरंत कहा कि उसकी तलवार इच्छा तो केवल 50% थी, वो हत्या कैसे कर सकता है। फिर भी अनगिनत लोगों ने गालियां दी। छठे क्षेत्र का होकर इतनी तलवार इच्छा से जीतना, इसका क्या मतलब? बेकार कैसे? चू निंग इतना उन्मत्त है, अगर हम उसे न दबाएं तो एक दिन वह महल प्रमुख के सिर पर चढ़ जाएगा। उसे हारने दो ताकि वह जाने कि आकाश के ऊपर भी आकाश है। सू वानछिंग पहले ही उठ चुकी थी। गिरे हुए चू निंग को घूरते हुए, दांत भींचे, उसे सीधे ले जाने ही वाली थी।
लिंग जिन ने गिरे हुए शरीर को देखते हुए शांत स्वर में कहा, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन ज्यादा अहंकारी मत बनो। हमेशा कोई न कोई तुमसे बेहतर होता है। उसने सु वानछिन को मंच पर आते देखा और रोका नहीं। इस क्षण कोई भी नहीं बोला क्योंकि यह युद्ध बहुतों की अपेक्षाओं से कहीं आगे निकल चुका था। जो भी हो, चुनिंग का नाम भविष्य में पूरे दाऊजी महल में गूंजने वाला था। वेन युआन ने आह भरी। यदि चुनिंग 5वें क्षेत्र में होता तो आज वह अवश्य जीतता। दुर्भाग्यवश भले ही लिंगजिन की तलवार इच्छा आधी ही थी, वह फिर भी मांस रक्त का शरीर सहन नहीं कर सकता। हालांकि हम स्पैरिंग में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पर हम संभावित ड्रैगनों में चुनिंग की स्थिति के लिए लड़ सकते हैं। आज उसने कई संभावित ड्रैगन प्रतिभाओं को हराया है। शीर्ष 100 में उसका स्थान निर्विवाद है। बाद में कुछ औषधि भेज देना, मैं स्वयं उसका उपचार करूंगा। उसके घाव, मुझे डर है। लेकिन वेन युआन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि उसने कुछ गलत देखा। चुनिंग का शरीर, जो घावों से ढका और वस्त्र फटे हुए थे, अचानक हरी रोशनी से चमक उठा। अनंत जीवन, अनंत वसंत दाव देह। जब तक वह पूरी तरह मरा न हो, वह मृत्यु से उठ खड़ा होगा। लिंग जिन स्तब्ध रह गया। उस भव्य अवधारणा को देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। यह इंसान है भी। अगर यह इंसान है तो आज मैं अपनी अमर तलवार निगल जाऊं। निंग गुरु तुम्हें वापस ले जाएगी। घाव भरते भरते चुनिंग ने एक झटके में छलांग लगाई और उसका पीला चेहरा तुरंत संभल गया। सु वानछिन पूरी तरह अवाक रह गई। इस क्षण चुनिंग ने की रक्त की गोलियों की एक बड़ी बोतल निकाली और गटागट पी गया। फिर कई उच्च कोटि आत्मा पत्थर कुर कुर। सभी मौन थे, घोर सन्नाटा। लिंग जिनकी आंखों में भय समा गया, उसकी तलवार हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। तुम निश्चित रूप से इंसान नहीं हो। गुरु, ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। शिष्य आपस में अभ्यास कर रहे हैं, बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं। सु वानछिन चौंकी। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ बढ़ाने ही वाली थी, लेकिन चुनिंग ने मना कर दिया। और बहुत कम समय में चुनिंग की रक्त फिर से चरम पर पहुंच गया। दाऊजी महल में प्रतिद्वंद्वी निर्णायक घात नहीं कर सकते। जब तक वे चुनिंग को प्राणघातक प्रहार नहीं देते, वह मरेगा नहीं। आध्यात्मिक की रक्त और ड्रैगन की एक साथ चरम पर पहुंचे और ड्रैगन एलिफेंट फिर प्रकट हुआ। चुनिंग की आवाज घंटे की तरह गूंजी। लिंग जिन, फिर से एक बार और मरो, और मैं निश्चित रूप से तलवार निकालूंगा। पूरा अखाड़ा विस्फोट की तरह गूंज उठा। हजारों वर्ष जीने वाले बुजुर्गों ने भी अपने जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा था। यह इंसान है भी। हे। चुनिंग चौंका। उसने देखा कि लिंग जिन अचानक हंसने लगा। उसे समझ नहीं आया। हा। अनगिनत लोग लिंग जिन की ओर देखने लगे। वह पागल हो गया है। इस समय लिंग जिन इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम केवल अपने संभावित ड्रैगन नाम को सिद्ध करने के लिए, केवल ये साबित करने के लिए कि तुम सु वानछिन के शिष्य हो, यहाँ खड़े होकर इतनी दूर तक लड़ सकते हो। मैं, लिंग जिन, तुमसे कमतर हूँ। आज मैंने हाथ रोका, नहीं तो तुम निश्चित ही मर जाते। लेकिन हमारे बीच 2 पूरे क्षेत्र का अंतर है। लिंग जिन की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसकी आंखें कांटों सी तीखी हो गईं। चुनिंग, तुम मुझ पर एक तलवार चर्चा के ऋणी हो। जब तुम 6ठे क्षेत्र में प्रवेश करोगे, हम फिर लड़ेंगे। आज मैं तुम्हारे 10 विजय पथ को रास्ता देता हूँ। लेकिन भविष्य में, जब हमारे क्षेत्र समान होंगे, तब मैं पूरी तलवार से वार करूंगा और तब कोई संकोच नहीं होगा। ये कहकर वो मुड़ा। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। अध्याय 142। जब वह तलवार का प्रयोग करेगा। असंख्य लोग लिंग जिन की पीछे हटती हुई आकृति को देखते रहे, और यहाँ तक कि चुनिंग भी अनायास ही प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। पहले जिन छिपे हुए ड्रैगनों पर अभिनय करने के आरोप लगे थे, उनकी तुलना में लिंग जिन की आत्मा और आचरण को निस्संदेह बहुतों से सराहना मिली। लिंग जिन अपराजित है, सचमुच दाव महल की अराजक तलवार विरासत का प्रथम उत्तराधिकारी होने योग्य। मैं प्रभावित हूँ, वास्तव में छिपा हुआ ड्रैगन कहलाने लायक। उसने हार मान ली तो क्या हुआ?
किसने कभी हार नहीं देखी, लेकिन आज वरिष्ठ भाई लिंग गिरे नहीं। हम साधकों को ऐसा ही होना चाहिए। शिष्यों के हृदय गर्व से भर उठे, लेकिन जाने ही वाला लिंगजिन अचानक रोक लिया गया। वरिष्ठ भाई लिंग, महान बुजुर्ग आपको आगे बुला रहे हैं, कुछ कहना है। लिंगजिन हैरान हुआ, हारने के बाद भी उपदेश। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उसने स्वयं हार मानी थी? वो हारा नहीं था, उसने तो बस ये समझ लिया था कि आज चू निंग क्या साबित करना चाहता है। चू निंग वहाँ पागलपन में खड़ा नहीं था, वह अपने गुरु के वंश को प्रमाणित करने आया था। आखिरकार दाऊजी महल में बहुत से लोग कहते थे कि सु वानच्छिन के शिष्य कमजोर हैं, सबसे शक्तिशाली भी केवल तीसरे क्षेत्र का जियांग छिंग्यू है, और जो दाऊजी महल आए हैं वे अधिकतम बाहरी शिष्य स्तर के हैं। आज चू निंग का यहाँ खड़ा होना उसी बात का उत्तर था। यद्यपि उसने तलवार नहीं निकाली, लिंगजिन फिर भी समझ गया था चू निंग अवश्य ही तलवार चलाएगा। वह तुरंत तलवार इच्छा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था और सबसे तेज बचाव ढूंढ लेता था। ये किसी ऐसे व्यक्ति का गुण नहीं हो सकता जो तलवार चलाना ही न जानता हो। वह केवल शुद्ध देह साधक नहीं था, उसकी तलवार सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वियों के लिए थी। जब तक वो मारा नहीं जाएगा वह तलवार नहीं निकालेगा। संभवतः वही तलवार दाओ चू निंग का असली तुरुप का पत्ता था, इसलिए लिंगजिन ने रास्ता दे दिया, क्योंकि जीत भी गौरवशाली नहीं होती तो क्यों न इसे पूरा किया जाए। ऐसी भावना ने उसकी हार स्वीकृति को और भी मूल्यवान बना दिया। वह तेजी से आगे बढ़ा और महान बुजुर्ग वेन युआन के सामने पहुंचा। वेन युआन मुस्कराए। महल प्रमुख ने कहा है कि वे तुम्हारे लिए एक नया तलवार शिखर खोलेंगे। मूल रूप से तुम अराजक तलवार दाव के एकमात्र उत्तराधिकारी थे, लेकिन आज तुम्हारी असाधारण तलवार प्रतिभा देखकर तुम्हें तलवार मंडप का स्वामी नियुक्त किया जाता है, असीम संसाधनों के साथ, ताकि अराजक तलवार की विरासत और ऊंचाई पर पहुंचे। लिंगजिन स्तब्ध रह गया, अविश्वास से वेन युआन को देखने लगा। क्या ये सच है? उसकी तलवार तो सु वानच्छिन को चुनौती देने के लिए थी, ये साबित करने के लिए कि अराजक तलवार दाव किसी से कम नहीं। हार भी जाता तो भी वह स्वर्गीय तलवार के समान प्रसिद्ध होता, लेकिन यह विरासत केवल उसी तक सीमित थी। और अब महल प्रमुख ने वास्तव में उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया, एक नई धारा, एक नई विरासत स्थापित करने की अनुमति दे दी। उसी समय असंख्य लोगों की दृष्टि अब चू निंग पर टिकी थी। भले ही यह जीत लिंगजिन के रास्ता देने से मिली हो, कौन कह सकता है कि यह गौरवशाली नहीं थी। अगर कोई और होता, चौथे क्षेत्र का तो छोड़िए, पांचवें क्षेत्र का छिपा हुआ ड्रैगन भी अगर लिंगजिन की 10,000 तलवारों को झेल लेता तो जीवन भर उस पर गर्व करता। वह छठे क्षेत्र का तलवार साधक था, अराजक तलवार दाव का एकमात्र उत्तराधिकारी, महल प्रमुख द्वारा स्वयं सिखाया गया। लेकिन इस क्षण कोई जयकार नहीं थी, सिर्फ दिल से निकला हुआ स्तब्धता का भाव। लिंगजिन का रास्ता देना चौंकाने वाला था, पर उससे भी अधिक चौंकाने वाला था चू निंग, जिसके चारों ओर ड्रैगन की अब भी प्रचंड थी। क्या वह इंसान है? वह अभी तक गिरा नहीं, वह अब भी खड़ा है। लेकिन इसी समय सु वानच्छिन चू निंग को खींचते हुए जाने लगी। अब और नहीं लड़ना, वापस चलते हैं। चू निंग ने असहाय होकर उसे रोका। कम से कम जीत की घोषणा तो होने दो। सु वानच्छिन की आंखें लाल थीं, मानो उसका दिल टूट रहा हो। तुम किस लिए लड़ रहे हो? अगर यूं ही लड़ते रहे तो मेरे पास शिष्य ही नहीं बचेगा। उसने चू निंग को घूरते हुए झिड़का। अगर पहले ही तलवार निकाल ली होती तो जीत चुके होते। ये नाटक क्यों? शब्द कठोर थे, लेकिन उसकी आत्मा चू निंग के घावों की जांच कर रही थी। कुछ बाहरी चोटें अब भी पूरी तरह नहीं भरी थीं, जिससे उसका दिल और भी दुखी हो गया। चू निंग पलकें झपकाने लगा। आखिर आधा दोष तो आपका भी है, गुरु। सु वानच्छिन ये जानती थी, इसीलिए उसने कहा, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, खुद को भी कोस सकती हूँ। फिर उसने पास खड़े हतप्रभ संचालक को घूरा। क्या देख रहे हो? बोलो। संचालक हड़बड़ा कर बोला, हाँ। चू निंग, 7वीं जीत, 7 लगातार विजय, क्या कोई और मंच पर आना चाहता है?
सु वानछिंग आगे बढ़ी और उसे एक लात मारी, लगभग खून उगलवा दिया। मर जा, दफा हो। पूरा मैदान सन्न हो गया। गुरु पहले ही क्रोधित हैं और बोलोगे तो पिटाई पक्की। संचालक भी रो पड़ा। मेरा वह मतलब नहीं था। आज नाम सिद्ध हो चुका था, प्रक्रिया निभानी ही थी। सु वानछिंग गुस्से में चू निंग को खींचते हुए पहाड़ लौटने लगी। वो किसी की परवाह नहीं कर रही थी अब और नहीं लड़ेगी। लेकिन वास्तव में कोई लड़ना चाहता था। भीतरी संप्रदाय के बुजुर्ग छुईजे चू निंग को काफी देर से देख रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने बेटे छुईजे को इशारा किया। छुईजे अनिच्छुक था, लेकिन छुईजे ने कहा, उसकी की ओर रक्त फिर उफान पर है, साफ है कि चोटें भर चुकी हैं। ये बहुत ही असामान्य है। आजमाओ, देखो दबा सकते हो या नहीं। छुईजे ने आह भरी, वह भी वास्तव में आजमाना चाहता था। आखिरकार वो लंबे समय से ड्रैगन की का प्रतिरोध खोज रहा था। ठीक है, मैं भी आजमाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने सु वानछिंग की हत्या भरी निगाहें देखीं, वो तुरंत पलट गया। मैं तो बस अभ्यास करना चाहता हूँ, किसी को चोट नहीं पहुँचाऊंगा। सु वानछिंग ठंडे स्वर में बोली। वो नहीं लड़ेगा, और तुम भी दफा हो जाओ। एक शब्द और बोले तो चीर दूंगी। छुईजे चुप हो गया। चू निंग भी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, शिष्य लड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं है। मैं अपनी चरम विधियों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। सु वानछिंग ने व्यंग्य से कहा, परीक्षा ऐसे नहीं ली जाती। अभ्यास का मतलब आत्मघाती होना नहीं है। अगर एक और चाल चली तो वेंडिंग पर्वत से निकल जाओ और वहीं रहो। बुजुर्ग छुईजे ने सिर खुजलाया। ठीक है, आज न सही, किसी और दिन। माँ आ गई थी, अब तो चू निंग चाहकर भी नहीं लड़ सकता था। भीड़ में किसी ने संदेश भेजा, वरिष्ठ भाई छुई वांग हाओ की तरह उसके गुरु को गाली दो, दोनों का मजाक उड़ाओ, सु वानछिंग खुद लड़ने देगी। छुईजे ने मन ही मन कहा, दफा हो, मैं उसकी धार दबाना चाहता हूँ, मरवाना नहीं। आज नहीं तो कल छठे क्षेत्र में पहुंचकर वही मुझे मार देगा, और शायद मैं वहां तक पहुंचा ही ना पाऊं। क्या मैं पागल हूँ? कई शिष्यों ने भी चू निंग को समझाया। काफी दिखा चुके हो, हम सब मान चुके हैं। 2 क्षेत्रों को लांघ कर कौन अभ्यास करता है? चौथे क्षेत्र में होकर इतना करना ही बहुत है। छोड़ो, छोड़ो। सु वानछिंग चू निंग को घूरती रही। चू निंग भी असहाय था। वह महसूस कर रहा था तूपो ब्रेकथ्रू बस एक कदम दूर है। लेकिन अब लड़ना आवश्यक नहीं था। फिर भी उसका दाव निर्भय होना चाहता था। शाही दाव शास्त्र की तीसरी परत टूट चुकी थी, पर उसे दिखाने का अवसर नहीं मिला। इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी। वह अवरोध बस बाल बराबर दूर था। चू निंग को यकीन था अगर एक और जीत मिल जाती तो वह सीधे स्वर्गीय दाव की गोली लेकर 9 आकाश मीनार में प्रवेश कर सकता था। उसी समय कहीं दूर से एक आवाज आई, कहीं डर तो नहीं गए? अरे मम्मा का लाडला, माँ मना करे तो नहीं लड़ते। कितने आज्ञाकारी। छुईजे तुरंत बोला, यह मैंने नहीं कहा बुजुर्ग सु, कनिष्ठ भाई चू निंग, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। मेंग श्वानछुआन ने दूर शेन लांग की ओर देखा, मुंह ढक लिया, चुप रहा। दानव संप्रदाय का दाव पुत्र होकर भी प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं। मंच पर मेंग श्वानछुआन का प्रतिद्वंद्वी 5वें क्षेत्र का था। हा, आज मुझे वरिष्ठ भाई मेंग से अभ्यास का अवसर मिला, लेकिन आप उठ ही नहीं रहे। क्या मुझे तुच्छ समझते हैं? पफ। खून की फुहार के साथ वह शिष्य उड़कर गिर पड़ा। दफा हो, तमाशा देखने में बाधा मत डाल। लेकिन किसी ने मेंग श्वानछुआन पर ध्यान नहीं दिया। वह भी जानता था आज कोई और अधिक चमकदार था। संचालक ने भी घोषणा नहीं की, बस चू निंग को समझाया, छठे क्षेत्र के उत्तरार्ध से लड़कर न हारना 1000 साल का साधक भी यह नहीं कर सकता। सबने तुम्हारी प्रतिभा देख ली है। लड़ना हो तो किसी और दिन। चू निंग असहाय था। उसका तलवार दाव तो अभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। छोड़ो, सु वानछिंग और नाराज हो जाएगी। वह पुरस्कार लेकर लौटना ही ठीक समझा। लेकिन वही अज्ञात आवाज फिर बदली। क्या बुजुर्ग सु को लगता है कि उनका शिष्य उस व्यक्ति को हरा नहीं सकता? फिर स्वर और चुभता हुआ,
हाँ, इतने समय से मंच पर खड़ा है, सब तैयार हैं। शायद डर है कि हार गया तो बेइज्जती होगी। छी, कितना उबाऊ। सु वानछिंग अचानक गरजी। कौन बदमाश बोल रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। सन्नाटा छा गया और वह आवाज फिर बोली, नहीं लड़ सकता तो साफ कहे। मम्मा का लाडला, उतर जाओ। तुम सच में लड़ नहीं सकते। नजरें घूमी। सु वानछिंग क्रोध में आगे बढ़ी, भीड़ अपने आप रास्ता देने लगी। मम्मी की बात सुनो, चोट मत खाओ टिल्डा। जल्दी बड़े हो जाओ ताकि उसे बचा सको टिल्डा। शेन लांग हंस रहा था, उसे पता ही नहीं था कि उसके आसपास की भीड़ हट चुकी है। सु वानछिंग हाथ में तलवार लिए ठंडी मुस्कान के साथ खड़ी थी। शेन लांग, बड़ी जुबान चलती है न? शेन लांग चौंका, सिर उठाया, सब उसे घूर रहे थे। चेहरा बदलते ही एक तलवार की चोट ने उसे उड़ा दिया। कमबख्त, सब उकसा रहे थे और मैं ही पिट गया। लेकिन तभी चू निंग का संदेश आया। अगले मैच में शिष्य तलवार का प्रयोग करेगा। मुझे लगता है तू पो बस थोड़ा सा दूर है। चोटें ठीक हैं, गुरु, एक और मुकाबले की अनुमति दीजिए। सु वानछिंग तो किसी को मारने ही वाली थी। तुम्हें ज्यादा चढ़ गया है। लेकिन चू निंग की आंखों में दृढ़ता थी। 9 आकाश मीनार, बस इतना सा दूर है। सु वानछिंग ठिठक गई, जटिल नजरों से उसे देखा। चू निंग मुस्कुराया, गुरु, क्या आपको शिष्य की तलवार पर विश्वास नहीं? उसे विश्वास था, और वह चू निंग की लड़ाई शैली भी जानती थी। वह तलवार अंत में ही निकलेगी, और उसका तलवार दाव उसकी अपनी विशाल मंशा से भी तेज बढ़ चुका था। तुम्हें पूरा भरोसा है? गुरु की तलवार दाव साथ है और शिखर अमर तलवार हाथ में सुरक्षित है। सु वानछिंग ने दांत भींचे अंततः निर्णय लिया। पूरे मैदान ने उसके शब्द सुने। चू निंग, अगर लड़ना है तो लड़ो, लेकिन तलवार जरूर निकालना। अगर तलवार नहीं निकाली तो संप्रदाय से बाहर। कहते हुए उसने स्वर्ग परिवर्ती तलवार फेंकी और गुस्से में लौट गई। वो इसलिए नहीं रोक रही थी कि चू निंग कमजोर है, बल्कि इसलिए कि उसका लड़ने का तरीका गलत था। चोट खाकर मारना, फिर खुद को ठीक करना। कौन देख सकता है ये? क्या और तरीके नहीं थे? वह भी तो तलवार साधक है। इतना छुपा क्यों रहा है? अब लड़ो। शेन लांग, लड़ाई के बाद भागना मत। उसकी गालियां पूरे मैदान में गूंज उठीं। छुई झे ने भी रुककर देखा। हाँ, आपके गुरु का स्वभाव वाकई असाधारण है। सिर्फ बोलने से ही पता चलता है वो हमारे दाऊजी महल की हैं। चू निंग ने स्वर्ग परिवर्ती तलवार थामते हुए मुस्कुराया। वरिष्ठ भाई छुई, मेरी तलवार आजमाना चाहेंगे? दूर खड़ा लिंगजिन अचानक जम गया। नरक में जाओ, क्या मैं तलवार खींचने के लायक भी नहीं? छुई झे खड़ा हुआ, विशाल तलवार थामे। तो अभ्यास कर लेते हैं। लेकिन क्या तुम सच में तलवार चलाना जानते हो? वरना लिंगजिन पर तलवार क्यों नहीं चलाई? छुई झे मंच पर चढ़ा। बिना धार की भारी तलवार, दाऊजी महल की 12 अमर तलवारों में से एक। अखंड महान तलवार, भारी तलवार, बिना धार, महान कौशल, बिना अलंकरण। ड्रैगन की शक्तिशाली है, हत्या शक्ति भी, लेकिन अगर उससे भी अधिक शक्ति हो। यही वह उपाय था जिस पर कई बुजुर्ग सहमत हुए थे। शक्ति ड्रैगन की को भी रौंद सकती है, और सामने वाला तलवार चलाना चाहता है। ठीक है, पिता ने कहा था उसे तलवार चलानी नहीं आती, वह बस अमर तलवार के लाभ पर निर्भर है। अंत में फिर भी ड्रैगन की ही होगी, तो यह उपाय चलेगा। नीचे सु वानछिंग अब भी भरी बैठी थी। अगर फिर मुसीबत खड़ी की तो देख लेना। कोई जवाब नहीं आया। अब कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मेंग यीरान ने ये दृश्य देखा। सु वानछिंग सच में एक माँ जैसी लग रही थी, तो उसका अंदाजा गलत था। ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मंच पर छुई झे ने हाथ जोड़कर कहा, कनिष्ठ भाई चू निंग, छिपे ड्रैगन का नाम पहले ही सुन चुका था, पर ध्यान नहीं दिया। आज विशेष रूप से देखने आया हूँ। ये प्रभुत्वशाली आभा वाकई प्रशंसनीय है। भले ही मैं चौथे क्षेत्र में हूँ, फिर भी मैं आपसे कमतर हूँ। ये शब्द सच्चे थे। कौन प्रतिभा प्रभावित नहीं होगा? चू निंग ने भी मुस्कराकर हाथ जोड़े।
ये सब गुरु की शिक्षा है। आज का मुकाबला अभ्यास है, आशा है वरिष्ठ भाई पूरी शक्ति से आए। छुई झे ने कड़वी मुस्कान दी। पर मुझे डर है, आप तलवार चलाना जानते ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत तो जानता हूँ। असल में मैं। सब लोग उलझन में थे। तुम दोनों अब भी गपशप कर रहे हो। शराब मंगवा दे और भाईचारा कर लो। लेकिन नीचे सु वानछिंग और चिढ़ गई। वो नहीं चाहती थी कि चू निंग यहाँ एक पल और रहे। चू निंग, उससे बकवास क्यों कर रहे हो? पंडित बनने का नाटक क्यों? किताब भी पढ़ी है कभी? जाओ, उससे लड़ो। अध्याय 143। अभी भी नाटक कर रहा है। ये सुनते ही सभी बुजुर्ग चुप हो गए। एल्डर सू पहले काफी शिष्ट स्वभाव की थी, लुवानतियन डोमेन के लोगों के बीच थोड़ी असंगत सी लगती थी। लेकिन आज उन्हें देखकर लगता है कि वो वाकई लुवानतियन डोमेन में पूरी तरह घुल मिल गई हैं। बस एक बात है, मुंह खोलते ही गाली गलौज शुरू करना तो ठीक नहीं। यहाँ अपशब्दों के इस्तेमाल पर सख्त नियम हैं। हाय, अब क्या किया जाए? बाकी शिष्यों ने ये सुनकर उल्टा उनकी तारीफ शुरू कर दी। देखो, बाहर निकलते ही पता चल जाता है कि ये हमारी दाऊजी पैलेस की हैं। एल्डर सू ने कितनी जल्दी अपनापन दिखा दिया। ऐसा लगता है जैसे बचपन से ही लुवानतियन डोमेन में पली बड़ी हों। बोली एकदम शुद्ध है। कमाल है, सच में कमाल। लेकिन सवाल ये है कि एल्डर सू चू निंग को लड़ने के लिए इतना क्यों उकसा रही हैं? सभी शिष्य उलझन में थे। तर्क से देखे तो बात कुछ जमती नहीं थी। तुमने अभी अभी छिपे हुए ड्रैगन सूची में 98वें स्थान वाले से बड़ी मुश्किल से मुकाबला किया, और अब सामने वाला तो साफ साफ तुम्हें काउंटर करने के तरीके रखता है। ऊपर से तुम शायद तलवार भी ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। केवल स्वर्गीय तलवार त्यानश्वान के दम पर दबाना। लेकिन सामने वाले के पास भी अमर तलवार है। भले ही उसकी श्रेणी कम हो, फिर भी उसे आसानी से दबाया नहीं जा सकता। चुई झे, आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग चुई झे का बेटा। छिपे हुए ड्रैगन सूची में 27वां स्थान। छठा क्षेत्र, चरम अवस्था। अगर सामने कोई और चौथे क्षेत्र का साधक होता तो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे को मसलने जैसा होता। लेकिन अगर चू निंग है तो वे देखना भी नहीं चाहते। लड़ाई का कोई मतलब नहीं। लिंग जिनसे लड़ना, कभी फुहार कभी तूफान। हम मानते हैं कि तुम काफी ताकतवर हो। अब इस बिंदु पर अगर वो फिर भी लड़ना चाहता है तो क्या ये जानबूझकर हार मोल लेना नहीं है? वो लड़ने से मना कर सकता है। आज तक जो दिखाया है वह काफी है। अब कोई सु वानछिंग या चू निंग पर सवाल नहीं उठाएगा। न कोई हिम्मत करेगा। ताकत दिख चुकी है, प्रतिभा दिख चुकी है, भविष्य में शिखर तक पहुंचना तय है। लेकिन अगर वह लड़े और हार गया तो अहंकार में चूर होकर औंधे मुंह गिरने की बदनामी मिल जाएगी, जो पूरी तरह बेकार है। वेन युआन ने ध्वनि संदेश भेजकर समझाया, छोटे चू, आज की लड़ाई काफी है। आगे लड़ना निरर्थक है। लू गुवान भी नहीं सह पाया। वो बदमाश 5वां बुजुर्ग सिर्फ तुम्हारी ड्रैगन ची को दबाने का तरीका ढूंढ रहा है। बिना धार की भारी तलवार खास तौर पर तुम्हारे लिए चुनी गई है। अब लड़ने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे मुझे गाली देने को भी माफ कर दूंगा, कैसा रहेगा? चू निंग ये सब जानता था। प्रतिष्ठा के लिहाज से अब कुछ हासिल नहीं होना था। लेकिन चू निंग ही जानता था कि वह क्या चाहता है। वह बस मुस्कुराया। उसकी वर्तमान स्थिति। चू निंग, साधना, चौथा क्षेत्र, आरोहण मीनार, 8वीं परत, छद 9। शारीरिक शक्ति, चौथा क्षेत्र, नगर विध्वंस, चरम। लिंग जिनसे लड़ पाने की वजह थी, छद 9 चांगशेंग टॉवर। लेकिन नकली तो नकली ही होता है। उसकी स्थिति सर्वोत्तम थी। महत्वाकांक्षा चरम पर। बस एक और लड़ाई चाहिए थी। अब जब गुरु ने उसे नहीं रोका तो चू निंग तलवार लेकर खड़ा हो गया। उसकी ड्रैगन ची और शरीर साधना इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण थी कि किसी ने सोचा ही नहीं कि वह तलवार चला सकता है। अगर चला सकता था तो पहले क्यों नहीं चलाई? क्या अब बस अमर तलवार के सहारे दबा रहा है? लेकिन सफेद वस्त्रों में, योगदान अंकों से पुनः प्राप्त अटर्नल स्प्रिंग डाउ बॉडी से सारी चोटें भर चुकी थीं। उसकी आभा असाधारण थी।
कई स्त्रियां उसे देख स्तब्ध रह गईं, आंखों में तारे चमकने लगे। तलवार साधक स्वभाव से ही ध्यान खींचते हैं। बाकी सब छोड़ो, बस तलवार थामे खड़े होना ही काफी है। वरिष्ठ भाई चुई, शुरू करें? चू निंग ने पूछा। चुई झे ने असहाय सा इशारा किया, वह तो कब से इंतजार कर रहा था। जूनियर भाई चू निंग की चोटें भर गईं। कोई बात नहीं, तो फिर शुरू करें। दोनों ने परिचारक की ओर देखा। उसने सिर हिलाया, एक आदेश के साथ, शुरू। यह 8वीं लड़ाई, सभी की निगाहों के सामने। चुई झे तलवार लेकर आगे बढ़ा। वह भारी तलवार, जो बाह्य अंतरिक्ष के उल्कापिंड से बनी थी, हजारों जीन भारी थी। एक वार, 10,000 जीन की शक्ति। चू निंग मुस्कुराया, उसकी आंखों का रंग बदल गया। अरे, ड्रैगन ची तकनीक। तलवार की बात कर रहा था, पर असल में ड्रैगन ची ही। लेकिन अगले ही क्षण, भयानक दबाव, सम्राटिया दाव ग्रंथ, तीसरी परत, सम्राट अवतरण। 7 परत ड्रैगन ची के साथ, सच्चे ड्रैगन की सम्राटिया आभा। चुई झे को घुटनों पर झुकने की इच्छा होने लगी। ये किस तरह की आभा है? मानो किसी मानव सम्राट के सामने नतमस्तक होना पड़े। फिर उसने देखा, स्वर्ग पृथ्वी तलवार अभिप्राय निंग जू हो रहा था। अरे बाप रे, ये तो लिंग जिन की तकनीक नहीं है। लिंग जिन का मुंह फड़क गया। ये तो मेरी चाल है। लेकिन इस बार, ड्रैगन के साथ तलवार धारण किए इस व्यक्ति की आभा, लिंग जिन से कई गुना ज्यादा दमनकारी थी। 1 से 3,000, तियानश्वान तलवार अभिप्राय अमर तलवारों का शिखर, सीधे 10,000 तलवारों में बदल गया। चू निंग खुद यह नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास चरम अमर तलवार थी। मारो, सुनहरी तलवारों की वर्षा, हर तलवार, छठे क्षेत्र, चरम अवस्था की पूर्ण शक्ति। यही वजह है कि अमर तलवारें इतनी वांछित होती हैं। कमजोर साधक भी, कम से कम छठे क्षेत्र की हत्या शक्ति पा लेते हैं। भूमि फट गई, तलवार वर्षा जारी रही। नीचे, 5वां बुजुर्ग चुई झे स्तब्ध। ये कैसे? शुरू होते ही दबा दिया गया। चू निंग को लिंग जिन की चालें कब सीखने का समय मिला? चू निंग बस हल्के से मुस्कुराया। उसने तलवार उठाई, वर्षा थम गई। लेकिन तभी, ड्रैगन का सिर फिर प्रकट हुआ। चू निंग को सीधे नहीं देखा जा सकता, उसकी ड्रैगनची में भय पैदा करने की शक्ति है। सम्राट को सीधे नहीं देखा जा सकता। 10,000 तलवारें, एक में विलीन। सब स्तब्ध। लिंग जिन की अंतिम चाल, अब बच्चे से खेल की तरह। लेकिन चू निंग पीछे नहीं हटा। वह तलवार अभिप्राय, पूरा मंच ढक गया। ये पागल है, खुद को भी मार डालेगा। वेन युआन उठ खड़ा हुआ। मंग येरान ने सू वानछिन का हाथ पकड़ा। तुम्हारा शिष्य पागल है, जल्दी रोको। सू वानछिन ने ठंडी निगाह से देखा। अगर वह ये वार कर रहा है, तो जरूर उसके पास भरोसा है। और सच में, पूर्ण आभासीकरण। चू निंग का शरीर गायब सा हो गया। पूरा मैदान हक्का बक्का। वेन युआन चिल्ला उठा, डरा ही दिया था, तुम्हारे पास तो तुरुप का पत्ता था। तलवार अभिप्राय पहाड़ समुद्र चीरता हुआ गुजरा। चुई झे जमीन पर गिर पड़ा। ये इंसान नहीं हो सकता। क्या ये एल्डर सू की प्याओ तलवार अभिप्राय है? कैस हेवन दाओइस्ट भी चौंक गया। ये तो सू वानछिंग से भी ऊंचा है। चुई झे खून थूकते हुए बोला, अगर ये तरीका था, तो लिंग जिन पर क्यों नहीं इस्तेमाल किया? चू निंग बोला, मैं तो शरीर साधना जांच रहा था, इसलिए तलवार निकालने की जरूरत नहीं समझी। तो दर्द नहीं हुआ? चू निंग ने सोचा, शरीर साधना का दर्द इससे 1000 गुना था। यह क्या चीज है? ये तो बस 8वीं लड़ाई है। चुई झे खून थूकते हुए चिल्लाया, तुम्हारी असली ताकत ड्रैगनची नहीं है। वह हताश हो गया। वार बेकार, समुद्र प्रतिबिंब भी बेकार। चू निंग बस खड़ा रहा। हमले खाली जाते रहे। अब सब समझ गए, सू वानछिंग क्यों चिल्ला रही थी। बातें क्यों कर रहा है, बस लड़। क्योंकि तलवार निकालते ही जीत तय थी। शिष्य हंस पड़े, जल्दी करो, माँ घर पर खाना इंतजार कर रही है। लिंग जिनकी तलवार पालन विधि भी दिखाओ। चू निंग की आंखें चमकीं। तलवार पालन, तो ड्रैगन हाथी अवधारणा को तलवार में ढालो। उसने तियानश्वान को म्यान में रखा।
और बोला, जब स्वर्गीय दाव ढह जाए तो मेरे पास, चू निंग के पास, बस एक तलवार होगी। लिंग जिन चिल्लाया, ये मेरी सारी चालें चुरा रहा है। तलवार खींची, ये स्वर्ग के नीचे सभी अन्याय शांत कर देगी। महान तलवार अभिप्राय ड्रैगन की गर्जना के साथ। लेकिन चुई झे तक पहुँचते पहुँचते वो बिखर गया। बस गर्जना गूंजती रही। सु वानछिंग ठंडी नजर से देखती रहीं। घर जाकर बताना आज क्या क्या किया। चुई झे ने कड़वी मुस्कान के साथ हाथ जोड़े। आज की हार स्वीकार करता हूँ। चू निंग ने भी हाथ जोड़े। मैंने बाहरी वस्तु पर भरोसा किया। वरिष्ठ भाई मुझसे श्रेष्ठ हैं। सब चुप। बाहरी वस्तु पर भरोसा, वाह! परिचारक चिल्लाया। 8वीं जीत। चू निंग छठे क्षेत्र चरम चुई झे को पराजित करता है। सब आह भर उठे। जियांग छिंग्युए कितनी मजबूत होगी। चलो ताइश्वान संप्रदाय चलें, उससे द्वंद्व करें। मंग यिरान चुप रही। चू निंग का तलवार दाव इस स्तर पर है तो सु वानछिंग, वह आह भरकर बोली, अब नहीं खेलना, साधना करने जा रही हूँ। सु वानछिंग, चू निंग को लेने नहीं जाओगी। सु वानछिंग ठंडी हंसी हंसी। अभी उसका दिखावा खत्म नहीं हुआ है। सबने देखा, चू निंग मंच पर ही बैठ गया। उसने स्वर्गीय दाव की गोली निली। शक्ति उफान पर, अवधारणा चरम पर। तभी एक आकृति प्रकट हुई। महल स्वामी कैस हेवन दाओइस्ट की आंखें फैल गईं। स्वर्गीय दाव की गोली। चू निंग 9 स्वर्गीय मीनार में प्रवेश करने वाला है। अध्याय 144। 9वीं मंजिल स्वर्ग को छूते ही स्वर्गीय दाव स्वयं रैंकिंग तय करता है। दाव महल के भीतर भारी उथल पुथल मच गई। स्वर्गीय दाव की शक्ति उफान पर थी। स्वर्गीय दाव की शक्ति आखिर क्यों उमड़ रही थी? क्या कोई संत क्षेत्र सेंट रेल्म में तूपों करने वाला था? लेकिन छठे क्षेत्र से 7वें क्षेत्र की तूपों पर तो संत बिजली विपत्ति सेंट लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन आती है, जिसकी दमनकारी शक्ति पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है। मगर भीड़ ने कोई विनाशकारी दबाव महसूस नहीं किया। यह उस व्यक्ति को नष्ट करने के लिए नहीं था जो तूपों करने वाला था, बल्कि उसे आशीर्वाद देने के लिए था। अनगिनत लोग ऊपर की ओर देखने लगे, स्वर्गीय दाव के ऊपर उमड़ती शक्ति को निहारते हुए। अभी अभी अखाड़े में प्रवेश कर बाहर जाने ही वाला कोई झे ठिठक गया और मुड़कर देखने लगा। नहीं, क्या लड़ाई खत्म नहीं हो गई थी? सबने हार मान ली थी, तो क्या अब भी बिजली विपत्ति बनाकर उसे मार डालना है? लेकिन ये बिजली विपत्ति जैसी तो नहीं लगती, ये तो तूपों है। यहाँ तक कि चौथे क्षेत्र से 5वें क्षेत्र की तूपों भी इतनी भव्य दिव्य घटना उत्पन्न नहीं करती। किसी ने चिल्लाकर पूछा, क्या ये चू निंग है? तुरंत ही उसे डांट पड़ गई। और कौन होगा अगर चू निंग नहीं? क्या तुमने एल्डर सू की बात नहीं सुनी? क्या उसने अभी तक दिखावा खत्म नहीं किया? अब भी दिखावा? तूपों करके कौन दिखावा करता है? क्या वह आज फिर से कियानलोंग सूची के 8वें स्थान वाले को हराने वाला है? तभी किसी ने संदेह से पूछा, चू निंग 8 स्वर्ग टॉवर के शिखर पर है, क्या वह 9वीं मंजिल में तूपों करने वाला है? किसी ने ठहाका लगाया, इतिहास में कितने लोग 9 स्वर्ग टॉवर तक पहुंचे हैं? आखिरी बार त्यानश्वान संप्रदाय के दाओजी फेगमिंग ने तूपों किया था। उस समय की दिव्य घटना इतनी भव्य थी कि चारों क्षेत्रों की शक्तियां ईर्ष्या से भर उठी थीं। चू निंग ये कैसे कर सकता है? लेकिन किसी ने धीमे से कहा, उसकी चौथे क्षेत्र की शक्ति शायद अब फेगमिंग से भी अधिक है। हंसने वाला व्यक्ति चुप हो गया। कुछ पल बाद भय से चिल्ला उठा, क्या ये व्यक्ति सच में 9 स्वर्ग टॉवर तक पहुंचने वाला है? महान एल्डर वेन युआन की आंखें अचानक फैल गईं। ये दिव्य घटना बिल्कुल वैसी ही है जैसी तब हुई थी जब महल स्वामी ने तूपों किया था। लेकिन क्या यह नहीं कहा गया था कि स्वर्गीय दाव को किसी महान अस्तित्व ने रोक दिया है और तूपों असंभव है? तो फिर यह कैसे हो सकता है? मेंग हिरन स्तब्ध होकर देख रही थी, उसके मुंह के कोने कांप रहे थे। मेरे हाथ में ये स्वर्गीय दाव की गोली है। मैंने जान जोखिम में डालकर इसे पाया, तो तुम्हें तुम्हारी कहाँ से मिली? ये सच नहीं हो सकता। वो इसी क्षण स्वर्गीय दाव की शक्ति की एक किरण उतरी
और ठीक अखाड़े में पद्मासन लगाए बैठे चू निंग पर जा गिरी। केस हेवन के होंठ कांप उठे। सचमुच वही है। चांगशेंग टॉवर की नींव अचानक प्रकट हुई, चू निंग को केंद्र बनाकर फैलती चली गई। पल भर में इसने पूरे बाहरी सांप्रदायिक क्षेत्र को ढक लिया। असंख्य लोग इस दिव्य क्षेत्र के भीतर आ गए। कुछ ने छूने की कोशिश की, मगर छू न सके। उन्होंने मंडप के केंद्र में एक हरी भरी कोपल देखी। उस कोपल के चारों ओर सुनहरी और काली ड्रैगन किस्मत, ड्रैगन चीक लिपटी हुई थी, ताइजी की दो शक्तियों की तरह। केस हेवन तुरंत संभल गया। अब स्तब्ध रहने का समय नहीं था। उसकी आकृति एक झटके में दाओ महल के ऊपर प्रकट हुई। उसकी दृष्टि दूर त्यानश्वान संप्रदाय की दिशा में गई, उस साधक पर जो अपनी चाल की तैयारी कर रहा था। मिंग तोंगटियन के हाथ में चाबुक था, लेकिन उसने वार नहीं किया, केवल धमकी दी। और वह स्त्री, ये समझते ही, क्रोध से गाली देने लगी। असल में नौस्वर्ग टॉवर में तुपो करने वाली मिंग यिरन नहीं थी। मिंग तोंगटियन ने सू और चू को नियंत्रित कर रखा था, उसके पास नींव बहाल करने का तरीका था। सू वानछिंग पहले ही अपनी साधना वापस पा चुकी थी। उन्होंने त्यानश्वान संप्रदाय को धोखे से स्वर्गीय दाव की गोली दिलवाई और अब विरोधी पक्ष ने नौस्वर्ग टॉवर का एक और तुपो पैदा कर दिया। वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगर करती भी, तो रोक नहीं पाती। उल्टा, एक ही चाबुक में उसकी साधना ही छिन सकती थी। सब फेग मिंग की गलती थी। अगर दाऊजी महल फिर से दिव्य घटना उत्पन्न करता है, तो 4 क्षेत्रों का नंबर 1 दाव महल बदल जाएगा। लेकिन लुवानतियान क्षेत्र के लोगों को इसका कोई अवसर नहीं मिला, सब उनकी वजह से। केस हेवन के पास अचानक दर्जन भर असीम लिमिटलेस एल्डर प्रकट हुए। नेतृत्व कर रहे वेन युआन ने गंभीर स्वर में पूछा, महल स्वामी, क्या ये सच में नौस्वर्ग टॉवर है? करीब 7000 वर्षों से संसार ने ऐसा कुछ नहीं देखा था, त्यानश्वान संप्रदाय को छोड़कर। लुवानतियान क्षेत्र में आखिरी बार ऐसा स्वयं केस हेवन ने किया था, और वह भी 7000 साल पहले। जब एल्डरों ने मिंग तोंगटियन को सिर हिलाते देखा, तो उनके दिल कांप उठे। लेकिन क्या यह नहीं कहा गया था? वेन युआन चुप हो गया। हाँ, क्या महल स्वामी को वह स्वर्गीय दाव की गोली नहीं मिली थी? वह तो चू निंग को दे दी गई थी। महल स्वामी सच में चू निंग को दत्तक पुत्र की तरह मानते थे। शायद भविष्य में वह दाऊजी महल का उत्तराधिकारी भी बने। मत पूछो, ये बहुत दूर की बात है। हाँ, दाऊजी महल को एक और भविष्य का अर्ध दिव्य अस्तित्व मिलने वाला है। चू निंग के तुपो की खबर अभी गोपनीय रखी जाए। दाव महल के भीतर के गुप्तचर इसे बाहर नहीं भेजेंगे। लुवानतियान क्षेत्र में तो हर जगह जासूस थे, अपने ही क्षेत्र में तो और भी ज्यादा। तुम जो जानते हो, वही जानते हो जो तुम्हें जानने दिया गया है। भव्य दाव महल के भीतर मंडप की एक और मंजिल खड़ी हो गई। उसकी ऊंचाई दाऊजी महल के शिखर से भी ऊपर पहुंच गई। नौस्वर्ग टॉवर, स्वर्गीय दाव की शक्ति का साकार रूप, वाकई स्वर्ग को छू रहा था। नीचे अनगिनत शिष्यों ने चिल्लाकर कहा, कमाल है, मैंने जिंदगी में ऐसी दिव्य घटना कभी नहीं देखी। सबने सू वानछिंग की ओर देखा। एल्डर सू का शिष्य वाकई अद्भुत है। जैसा गुरु, वैसा शिष्य। युवा पीढ़ी ने सच में बुजुर्गों को पीछे छोड़ दिया। एल्डर सू स्वयं उस स्तर तक नहीं पहुंची थी, अब उन्हें जीवन भर चिंता नहीं करनी पड़ेगी। किसी की रिटायरमेंट पक्की है। सू वानछिंग के सिर के ऊपर मानो एक सवालिया निशान उभर आया। रिटायरमेंट तुम्हारे बाप की? क्या वह कियानलोंग सूची के उन लोगों जितनी बुरी है? उसे रिटायरमेंट की जरूरत है। सू वानछिंग ने दांत पीस दिए, कड़क की आवाज आई। वह बिल्कुल भी बुरी नहीं है। शिष्य का नौस्वर्ग टॉवर तक पहुंचना स्वाभाविक था, उसकी साधना पहले ही उससे कम नहीं थी। अब स्वर्गीय दाव की गोली के साथ ये और भी स्थिर था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना तेज होगा। क्यों? सू वानछिंग को अचानक कुछ समझ आया। कुई झे से लड़ने से पहले उसके शिष्य की थोड़ी अधूरी थी, और उसने और लड़ने की इच्छा जताई थी। लड़ाई के बाद उसकी की पूर्णता पर पहुंच गई। तो नौस्वर्ग टॉवर की कुंजी नियत, इंटेंट है। उसके शिष्य की निर्भीक नियत,
अडिग आत्मा, मुट्ठी से संसार के प्रतिभाओं को दबा देना उसकी भावना शिखर पर पहुंच गई थी। शायद इसी कारण ये हुआ। उसकी अपनी नीयत भी शायद ऐसी ही है, वो बाद में इस पर विचार करेगी। उसने आसपास की प्रशंसा पर ध्यान नहीं दिया। उसके शिष्य की तूपों का उससे क्या लेना देना, वो सब उसके शिष्य ने अपने बल पर पाया है। जाओ, उसकी प्रशंसा करो। स्वर्गीय दाव की शक्ति लगातार उतरती रही। 3 मंजिलें, 4, 5, 6। ढीले साधकों के लिए 6 मंजिलें भी बेहद कठिन थीं। 7वीं मंजिल खड़ी होते ही ये संत स्तरीय दिव्य घटना बन गई। चांगशेंग टॉवर में बिना 7 मंजिलों के संत प्रवेश नहीं कर सकता। ताइशवान संप्रदाय के चेन श्वानतियान ने भी युवावस्था में 7 मंजिलें पूरी की थीं, तभी शून्य भेदन के योग्य बने थे। 8वीं मंजिल तक पहुंचते ही चू निंग अब भविष्य का निश्चित असीम संत था। चारों क्षेत्रों के सभी असीम साधक इस भव्य दिव्य घटना को महसूस कर सकते थे। दाऊजी महल, ये कौन हो सकता है? मिंग यिरन, उसकी साधना तो नष्ट हो चुकी है, शायद नहीं। सु वानछिंग, लेकिन दाऊजी महल किसी बाहरी को ऐसा करने देगा? वो तो मानव क्षेत्र से भागी गद्दार है, वे उसे मार डालेंगे। तो फिर कोई और प्रतिभा? यहाँ तक कि 1 लाख मील दूर त्यानश्वान संप्रदाय से भी ये दिख रहा था। सोने चांदी के मंच पर ये जिंगश्वान और फेगमिंग के पीछे असंख्य लोग मौन खड़े थे। हमें लगा था इतना जल्दी नहीं होगा, पर ये तो बहुत ही जल्दी हो गया। सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे। स्वर्गीय दाव की गोली लेनी ही पड़ी, बिना इसके मिंग यिरन का मामला सुलझ नहीं सकता था। सबकी नज़र दाऊजी फेगमिंग पर गई, लेकिन दोष देने को कुछ नहीं था। अगर वे गोली न लेते तो दोनों क्षेत्रों के बीच युद्ध निश्चित था। केवल एक लंबी आह, वह मिंग यिरन सच में 9 स्वर्ग टॉवर तक पहुंच गई। हाय, सौभाग्य से हमारे संप्रदाय के पास दाऊजी है। अफसोस, ये जिंगश्वान की आंखें 8वीं मंजिल के शिखर पर जमी थीं, घृणा से भरी। वो इस बात से नहीं नफरत करती थी कि दिव्य घटना मानव क्षेत्र में नहीं हुई। वो केवल इस बात से नफरत करती थी कि स्वर्गीय दाव की गोली केस हेवन की चाल से छिन गई। और सबसे बड़ी बात, वो उसे हरा भी नहीं सकती थी। उसके लिए केस हेवन तो एक जूनियर था। 9 स्वर्ग टॉवर के ऊपर साधक के सच्चे दाव का प्रकट होना शुरू हुआ। जिसका जैसा महादाव, वैसा उसका स्वरूप। सबने देखा, एक सुनहरी और एक काली, 2 सच्चे ड्रैगन मंडप के चारों ओर लिपटते हुए ऊपर उठ रहे थे। फेगमिंग की आंखें सिकुड़ गईं। तूपो करने वाला मिंग यिरन नहीं है। सब स्तब्ध रह गए। मिंग यिरन यह विधि नहीं साधती, फेगमिंग ने शांत स्वर में कहा। सभी चुप हो गए। 100 साल पहले जब दाऊजी ने तूपो किया था, तब प्रकट हुआ दाव चित्र निराकार अधोलोक की रेखाओं जैसा था, उसे देखना ही भयावह था। तो फिर कौन? यहाँ तक कि ये जिंगश्वान भी उलझन में थी। वह गणना करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी। स्वर्गीय दाव अवरुद्ध था और केस हेवन ने कोई अवसर नहीं दिया। लेकिन फेगमिंग ने उस काले ड्रैगन को देखते हुए किसी को याद किया। उस दिन झोंगतियान दक्षिणी क्षेत्र में दुष्ट ड्रैगन ने सिर उठाया था और उसने उस व्यक्ति को एक चींटी की तरह देखा था। लेकिन वही चींटी यू छिंग्या का सिर उठाए हुए थी, मानो अजगर खाई से उठ खड़ा हुआ हो। सबके दिल कांप उठे। तूपो करने वाला है, हत्यारा चू निंग। आकाश और धरती के बीच एक सुनहरी रैंकिंग अचानक प्रकट हुई। ये जिंगश्वान स्तब्ध होकर गुस्से में चिल्लाए। कियानलोंग सूची किसने छेड़ी? सब एक दूसरे को देखने लगे। सूची तो दाऊजी के अधीन थी और दाऊजी स्वयं भी हैरान था। फेगमिंग को तभी एहसास हुआ, उसके गुरु त्यान श्वानजी द्वारा दिया गया दिव्य उपकरण गायब था। उसने ऊपर देखा, सूची में अब स्वर्गीय दाव की इच्छा समाई हुई थी। 19 जुलाई, भीषण गर्मी का समय। लुवानतियान दाऊजी महल का चुनिंग, 18 वर्ष। चौथा क्षेत्र, छठा स्तर, एक ही वार में गुवानहाई मध्य स्तर, कियानलोंग सूची 462 को मार गिराया। चौथा क्षेत्र, 8 स्वर्ग टॉवर, एक वार में सूची 400, एक वार में 320, एक वार में 270, 3 चालों में वांगछुआन प्रारंभिक 190,
10 आदान प्रदान में वांगछुआन प्रारंभिक 172 को पराजित। वांगछुआन मध्य स्तर के तलवार साधक कियानलोंग सूची 98, लिंगजिन को हराया। ड्रैगनवे प्रचंड अजेय। वांगछुआन शिखर साधक कियानलोंग सूची 27, कुईझे को पराजित। तलवार कला दिव्य, अपनी विरासत के योग्य। कियानलोंग सूची पर लगातार विजय, 9 स्वर्ग टॉवर में प्रवेश समस्त संसार ने देखा। रैंकिंग में उछाल, 512 से सीधे 7वां स्थान। सफेद वस्त्र पहनने योग्य संसार में कौन है? कियानलोंग सूची परिवर्तन। कियानलोंग सूची प्रथम दानव संप्रदाय दाओजी शेनलांग, द्वितीय त्यानश्वान संप्रदाय यू छिंगशान, 8वां दाओजी महल दाओजी मेंग श्वानछुआन। सिर्फ कियानलोंग सूची 8वां। 7वां दाओजी महल चूनिंग, दाओजी महल लिंगजिन तलवार कला दिव्य, चूनिंग के आगे समर्पण, पदोन्नत होकर 10वां। दाओजी महल सु वानछिंग टूटी तलवार पुनर्जीवित, एक तलवार में शेन लांग को पीछे हटाया, 11वां। पूरा संसार उथल पुथल में डूब गया। चारों क्षेत्रों में लोग स्वर्गीय दाव पर उभरी कियानलोंग सूची को देखकर स्तब्ध थे। सूची फिर से बनी थी, लेकिन इस बार मानो स्वर्गीय दाव ने ही उसे अपने हाथ में ले लिया हो। दाओजी महल में छिपे कई साधक सूची में चढ़ आए। 512 में से लगभग आधी सीटें दाओजी महल की थीं। ये संख्या त्यानश्वान संप्रदाय से भी अधिक थी, पर सबसे गहरी छाप उस व्यक्ति की थी जो सीधे 7वें स्थान पर पहुंचा। लगातार कियानलोंग योद्धाओं को हराया और अब 9 स्वर्ग टॉवर। सबने देखा हरी पोशाक वाली स्त्री निर्विकार भाव से चूनिंग को उठाकर ले जा रही थी, जैसे कोई कीड़ा पकड़ा हो। उसने कहा, जब दिखावा खत्म हो जाए तो वापस आ जाना। सब मौन थे। एल्डर सू वाकई भयानक है, गालियां भी सबसे तेज, और कियानलोंग सूची के 7वें को यूं ही उठा लेती है। लोग खुशी से चिल्लाने लगे। लिंगजिन स्वयं हैरान था, मैं इतना ऊपर कैसे पहुंच गया? शायद इसलिए कि शीर्ष 100 में तलवार साधक बहुत कम थे, लेकिन एक व्यक्ति का चेहरा काला पड़ गया था। कियानलोंग सूची, धिक्कार है तुम्हें। मेंग श्वानछुआन खड़ा होकर गुस्से से चिल्लाया। रैंकिंग बनानी है तो बनाओ, लेकिन सिर्फ कियानलोंग सूची 8वां जोड़ने की क्या जरूरत थी? पहले ये बस मजाक था, अब पूरा संसार जान गया। और चूनिंग को सफेद वस्त्र पहनने योग्य संसार में कौन है? क्यों नहीं, मुझे उससे लड़ना होगा। मैं एक पल भी सहन नहीं कर सकता, लेकिन अब कल लड़ूंगा।